बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ इस सर्द सी मॉर्निंग में मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो अवान और मेरे साथ मौजूद है मैं हूँ अजीम राना और हम हमेशा की तरह उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप जहाँ होंगे खैर वाफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और आपके दिन का आगाज़ भरपूर अंदाज में मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। और हम इससे पहले कि बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं हमेशा की तरह शहरबानो जिस तरह हम अक्सर अपनी ऑब्जर्वेशन कोई ना कोई शेयर करते हैं। जी जी। तो मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व की है कल, ऑब्जर्व तो वैसे काफ़ी दिन से की थी लेकिन मैंने सोचा कि आज शेयर करें उसे। और वो ये कि आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ दिनों से चूंकि फॉग बहुत ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल और बहुत लाहौर ज़्यादा। में, चूंकि हम कल रहते तो हैं लाहौर दिन में भी फॉग खत्म नहीं हाँ हुई। बिल्कुल। तो शाम होते ही 4-5 बजे मैंने देखा कि फॉग ना बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई और उसमें ये होता है कि जैसे जैसे अंधेरा होना शुरू होता है, धुंध ज़्यादा होती है, विजिबिलिटी कम होती कम है, हो जाती है। कई रोड्स के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स नहीं, जी बिल्कुल। और जहाँ पर हैं वहाँ पर काम नहीं कर रही, ये चीज़ भी देखने में स्ट्रीट सामने आई लाइट्स है। मतलब थी लेकिन बंद थी, मतलब काम नहीं कर रही थी। तो उस हवाले से फिर मैंने देखा क्योंकि वो मेन रोड्स हैं, कई मेन रोड्स हैं इस तरह की जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स जब बंद होती हैं और आजकल जब धुंध ज़्यादा है तो अंधेरा होने के बाद विजिबिलिटी और कम हो जाती है, बिल्कुल ना होने के बराबर। और फिर वहाँ पर जब ट्रैफिक गुजरेगी तो ऑब्वियसली मुश्किलात पेश आएंगी, तो खुदा ना खास्ता वहाँ पे कोई हादसा हो या कुछ ऐसा हो। अच्छा, तो मुझे मेरे समझ ख्याल नहीं से आती, लाइट्स बहुत होनी सारे चाहिए। मामला इससे मिलता जुलता एक और मामला है कि एक तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं चल रही होती क्योंकि सारी मतलब दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान के लोगों को पता है, इदारों को पता है, जो काम करने वाले हैं उनको पता है ये जो 2 महीने हैं इनमें फॉग होती है, फॉग ज़्यादा होती है, इनमें बिल्कुल। सर्दी होती है और बिल्कुल। अब तो स्मॉग का सिलसिला भी शुरू हो चुका हुआ है। तो जितनी खुदाई वाले काम है वो शायद इस हाँ मौसम में नहीं होने चाहिए। तो मैंने अपने सामने देखा कि इतने इतने बड़े गड्ढे खोदे हुए हैं अच्छा, और वहाँ पे कोई चीज नहीं है बताने वाली कि आगे एग्जैक्टली। गड़ा है। कोई भी गाड़ी, कोई भी मुसाफिर, कोई भी शख्स वहां पर गिर सकता है और स्ट्रीट लाइट जैसे अजीम बात करें और वो वैसे है ही शहर नहीं। बानो ये तो अब तो रिफ्लेक्टर्स भी मतलब हैं, अवेलेबल हैं, वो एग्जैक्टली रिफ्लेक्टर्स टाइप रखते हैं कुछ ऐसा कि जो जो फॉग, रिफ्लेक्ट करें दूर से, जहाँ से बिल्कुल पता चल जाए कि यहाँ पे आगे कोई कोई खतरा खुदाई है। है या कोई रोड खराब है। और जब स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होंगी, अंधेरा होगा, फॉग होगी, रिफ्लेक्टर्स नहीं होंगे इस तो चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें क्योंकि ये जो 2 महीने हैं थोड़े फॉग के लिहाज से, यही 2 महीने हैं पाकिस्तान में जिनको सर्दी मानी जाती है और अभी सर्दी का आगाज हुआ है। फॉग है 2-3 दिन से, मतलब 2 दिन से अच्छा, लाहौर वैसे में ये तो हमारा सूरज भी नहीं मैसेज तो निकला। इंतजामिया के लिए है ना, साथ ही साथ हम अपनी इंतजामिया के हमेशा लिए। की तरह आवाम को भी एक मैसेज दे देते हैं और वो ये कि कुछ जिम्मेदारी हम पर भी बतौर शहरी जो है वो आयद होती है और वो बिल्कुल। सबसे पहले यही जिम्मेदारी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया जाए। और बतौर ड्राइवर जब आप सड़क पर हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं या इवन आप पैदल भी रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो सबसे बेसिक और बुनियादी रूल ये है कि जी आप अपनी लेन को फॉलो करें, आप अपनी लेन पे रहें, जिग जैग ना करें, इधर उधर ना भटकें। उससे ये होता है कि फिर ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं और खुदा न खास्ता अगेन वही बात है कि हादसा होने का जो चांस है वो अच्छा, बढ़ जाता है। जिगजैग तो आपको वैसे भी नहीं करना चाहिए और इस मौसम में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग फॉग में भी सुकून से नहीं बैठते, उनको होता है कि अगर हम ऐसे 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 करके आगे गुजर जाएंगे तो शायद हम बहुत तीस मार खान बन ऐसे ही है। जाएंगे, देखने वाले हमें बड़े अशश करेंगे और वो लोग जो इस तरह से कर रहे होते हैं वो समझते हैं कि ये तो बड़ा काम कर लिया। तो वैसे अब ये तो बात हो गई। जिगजैग वाली बात पे मुझे एक लतीफ़ा टाइप याद आया, अज़राए तफन्नुन अगर जी एक जी। मज़ाकिया बात की जाए, और वो ये कि वो मैंने कहीं देखा ना, जैसे इंस्टा पे रील्स वगैरह नहीं चलती आजकल, वहाँ पे मैंने देखा, कहता है एक साहब की आवाज़ थी बैकग्राउंड में और वो ये बता रहे थे कि यार मैनू ये समझ नहीं आती कि सारी आवाम ते वेली है, एडी तेज़ गड्डी चला के जाते किथे तो ये गुड वन। तो ऐसे भी होता है। तो आप थोड़ा लेट पहुंच जाएं तो वो भी बेहतर है, या फिर आप वक्त का मार्जिन रख के निकलेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल जी बिल्कुल जी, अब फॉर्मल बढ़ते हैं वे में के प्रोग्राम अपने का हिस्से। आगाज करते हैं और अच्छी और मुस्बत बात हम आप तक पहुंचाते हैं। पहुंचा चुके हैं। अब हम बात अरे, करेंगे कुछ महंगाई की, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त, पाकिस्तान क्या दुनिया भर का मसला जो है महंगाई है। तो इससे हर शख्स मुतासिर है, हर शख्स परेशान दिखाई दे रहा है महंगाई की वजह से। तो इस सारी सूरत हाल पर अगर देखें हम, साल 2023 आवाम के लिए महंगा तरीन साल साबित हुआ है और अशियाई खुरोनोश के दाम जो हैं वो सारा साल अदम इस्तेहकाम का शिकार भी रहे हैं। हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ती गई है, दुगनी होती गई है। गरीब के लिए दालें तक ख़रीदना मुश्किल हो गया है और साल के अख्ताम तक चीनी की कीमतों में भी इजाफा हो गया। आवाम की जेब पर भारी पड़ रही है हर शहरबानो जिस तरह से चीज़। इन्फ्लेशन बढ़ी है और फिर दूसरा हमने ये देखा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन उसका असर या उसका रिलीफ उस तरह से निचले तबके तक अच्छा, आवाम तक नहीं हमने पहुंचा। 2-3 महीने पहले देखा था कि बिजली के बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे थे। जब गर्मियाँ थी, कुछ 6 महीने पहले की बात है, लोगों ने इस पे एहतजाज भी किया। बाद में सामने आया कि वो एक स्कैम भी था और बहुत सारे लोगों के साथ 1 करोड़ से ज़्यादा सारिफिन जो है वो उसका
निशाना बन चुके हैं। अभी भी ऐसा हुआ है कि लास्ट मंथ की जो बिल्स आए हैं वो गैस के हैं या बिजली के, अजीम, वो बहुत ज्यादा आ चुके हैं। हम इस और वक्त लोग लाहौर सोशल की मीडिया जो पर इसकी सूरत हाल है आवाज वो उठा जान रहे ही हैं। लेते हैं। लुकमान बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद हैं। तो लुकमान बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है मार्केट की ओवरऑल, और जो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं ख़वातीन हज़रात, उनके किस तरह के उनके मसाइल हैं, क्या कहना है उनका? बिल्कुल, जो इसका जो सूरत हाल है पाकिस्तान की तारीख में अगर देखें तो ये इन्फ्लेशन जो है हाईएस्ट लेवल पे गई। साल जो 2023 से खत्म होने को है, इसका जो 47% तक जो था, जो आपका एक लेवल पे, जैसे जो फूड इन्फ्लेशन है वो गई, लेकिन ओवरऑल जो है 30% के करीब नहीं रही, जो अगर एवरेज निकाली जाए तो ये एक बहुत बड़ा मुश्किल साल था। और यही वजह है कि इस वक्त जो आवाम के लिए खरीदारी जो है, अगर एक किसी का जो तनख्वाह या जो उसका इनकम है उसका 1/3 से ज्यादा तो चला जाता है एनर्जी पे, बाकी 1/3 जो है वो उसका चला गया इसके ऊपर खाने पीने का शिया, और उसने जो किराया देना है या बच्चों को फीस देनी है वो उसके लिए काफी मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल। और यही वजह है कि लोग इस साल को कोई इतना अच्छा समझ नहीं रहे। और इसको अगर आप देखें, चाहे आटा हो, घी हो, चावल हो या चीनी हो, वो हर चीज की कीमत जो थी ऊपर गई, और बड़ी फ्लक्चुएट भी अगर की है तो अच्छा, बहुत अभी थोड़ी नीचे लुकमान गई, आप बता रहे हैं कि ज्यादा ऊपर ही कीमतें गई। ऊपर गई हैं, ये बताइएगा कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई जाती हैं हुकूमत की जानिब से, वो कितनी फाल हैं, वो कितनी मुतहरिक नजर आती हैं? अच्छा, जहाँ तक एक था मजिस्ट्रेसी का निज़ाम होता था एक ज़माने में, मुशर्रफ के दौर से पहले, और दैट वाज वेरी एफिशिएंट, और मुशर्रफ दौर में उस निज़ाम को काफ़ी हद तक बदला गया, और उसके बाद अभी तक वो वापस नहीं आया। सही। और उस यही वजह है कि एक जो डिटेरेंस होता है, जो खौफ होता है दुकानदार में कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, उससे खौफ वो नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन दो तरह की चल रही है, एक तो सरकार की तरफ से जो भी पॉलिसी है, एक जो उन्होंने खुद सुओ मोटिव लिया होता है, जो दुकानदार ने आज खुद जी, नोटिस जी, लिया जी। होता है अपने तौर पे ही, जो उसने खुद फैसले किए होते हैं, उसकी वजह से ज्यादा इन्फ्लेशन है। यही वजह है कि जो चीज आपको 10 रुपए की मिलनी चाहिए वो बाजार में 20 से कम नहीं मिल रही। ठीक। और उसमें बुनियादी जो वजह है, खुदा का खौफ नहीं है, हाँ जी। लोगों में एक सिविक सेंस नहीं है, बिल्कुल, कि मेरा जो फेलो जो सिटीजन है उसको क्या नुकसान होगा, किसी की सोच नहीं, सिर्फ एक जाती सोच है, सेल्फ सेंटर्ड ठीक है, शदीद मुश्किलात का सामना है और महंगाई आसमान को छू रही है। बहुत शुक्रिया लुकमान, हमें लाहौर से इस हवाले से आते कराची का रुख करेंगे। हबीब खान है हमारे साथ। हबीब, बताइएगा कराची में महंगाई की क्या सूरत हाल है, चीज़ें किस तरह से मिल रही हैं? बिल्कुल, देखें, कराची की सूरत हाल लाहौर से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। जिस तरह अभी लुकमान बता रहे थे कि फूड इन्फ्लेशन रवा साल जो है वो बुलंद तरीन सतह पर रहा, और उसकी वजह एक तरफ तो ये रही कि पाकिस्तान में रुपया जो है वो खासा बेकदरी का शिकार रहा साल के दौरान। और अगर इंटरबैंक मार्केट की बात करें तो वहाँ तो फिर हमने देखा कि 305, 306 और 307 रुपए तक रहा, लेकिन ओपन करेंसी मार्केट जो कि हमारे जो इंपोर्टर्स हैं वो जब बैंकिंग सेक्टर में जाके अपने डॉलर्स को कन्वर्ट करवा रहे थे तो वो कन्वर्जन रेट 340 और 345 रुपए तक जा पहुंचा था। हाँ जी। आज उसी के इम्पैक्ट हैं जो हम देख रहे हैं मार्केट में, कि खास तौर पर दालें, पाकिस्तान दालें जो है वो अपने पास पैदा नहीं करता है, कोई ऐसी हमारे पास फसलें मौजूद नहीं है जहाँ पे दालें ज़्यादा उगाई जा सकें, तो दालों का जो इम्पोर्ट बिल है वो हमारा बढ़ता चला गया, और उसका जो इम्पैक्ट है वो आम सारिफ पे, आम आदमी पर आया। दालों की कीमत हमने देखा कि दाल माश कराची जैसे शहर में जहाँ पे होलसेल होती है, इंपोर्ट होके पोर्ट पर आती है, 600 रुपये और 600-650 रुपये फी किलो तक जा पहुंची थी। तो बाकी शहरों में जब लाहौर और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाती है वहाँ पहुँचने तक, तो दालों की कीमत जो है वो मजीद बढ़ी। तो इसी तरह से दीगर जो फूड इन्फ्लेशन है जिसमें बात अच्छा, करें अभी चीनी वैसे की, तो हमने पिछले देखा 3 इसी माह का साल अगर हिसाब लगाया जाए अक्टूबर से, अगर पेट्रोल की बात की जाए तो 64 रुपए, जबकि डीजल जो है वो 53 रुपए कमी बताई जा रही है लीटर के हिसाब से। तो इससे आवाम को तो कोई रिलीफ नजर नहीं आया ना। देखें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ और उसके बाद उसमें हमने देखा कि कमी का सिलसिला भी शुरू हुआ, और अब वो पेट्रोल की जो कीमतें हैं तकरीबन 270 रुपए तक आ पहुंची हैं, 330 रुपए से कम होकर। लेकिन उसका खातिर ख्वाह जो इम्पैक्ट आना चाहिए था वो आवाम को नहीं मिल सका है किसी भी सूरत में। बिलखुसूस जैसे हमने महंगाई की बात की, और लुकमान ने भी बताया कि एक तो इजाफा वही है जो कि इन्फ्लेशन की सूरत में हमें नजर आता है, हुकूमती इकदाम होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, इम्पोर्ट बिल होता है, लेकिन दूसरा इजाफा जो खुद दुकानदारों की जानिब से कर लिया जाता है कि ये चीज़ इतने की है और इसको अब इतने का ही फ़रोख्त करना है, उसके बाद वो अपनी जो मनमानी कीमतें बना लेते हैं।
उसमें जी फिर बिल्कुल, ना कराची जिला में भी इंतजामिया महंगाई और बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका हबीब खान, आपने तफसीलात से आगाह किया। और अब खैबर पख्तूनख्वा का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे काशिफ अजीज जो कि वहाँ से अपडेट करेंगे। काशिफ, ये बताइएगा कि केपी में बिलखसूस महंगाई की क्या सूरत हाल है, और ये खबरें भी आ रही हैं कि आटा जो है खसूसी तौर पर वो महंगा मिलता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, खुसूसन पेशावर की, तो आटे की कीमतों में 750 रुपये इजाफा हुआ है रवा साल। गुज़िश्ता साल दिसंबर के महीने में पेशावर में मिक्स आटे की 20 किलो तेले की कीमत जो थी वो 2200 रुपये थी। अब पेशावर में मिक्स आटे की 20 किलो तेले की कीमत जो है वो 2900 रुपये तक पहुंच गई है। इसी तरह मिक्स आटे की 20 किलो तेले की कीमत जो है वो 3000 क्रॉस करके 3050 रुपये में अब दस्तयाब है। वजह यही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब भी इजाफा होता था तो उसके साथ आटे की कीमतों में भी इजाफा होता था। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में काफ़ी कमी आई है, लेकिन रेट वही है। जब भी हम जाते थे डीलर्स के साथ बात करते थे तो वो यही गिला करते थे कि गंदम की पैदावार पंजाब और दूसरे सूबे में होती है, खैबर पख्तूनख्वा में पैदावार कम है। पंजाब से जब यहाँ गंदम मंगवाई जाती है, आटा मंगवाया जाता है तो उस पर ख़र्चा ज़्यादा आता है, किराया ज़्यादा है, इसलिए कीमतों में इजाफा हुआ है। लेकिन अब काशिफ, ये बताइएगा कि इन पेट्रोलियम बढ़ती मसनूआत कीमतों में मिडिल मैन या जो आड़ती होते हैं उनका कितना किरदार है? बिल्कुल आपने सही कहा। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है, किरायों में भी होना तो यही चाहिए कि किरायों में भी कमी आई, लेकिन डीलर जो है अभी भी पेशावर में उसी रेट को कायम रखते हुए अशिया ज़रूरिया जो है वो फ़रोख्त करते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि दालों की कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब पेशावर में दाल माश की कीमत जो है अच्छा, वो जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं उससे कोई फर्क आया है? किस चीज़ की कीमत में? पेट्रोल और डीजल की जो कमी की गई है। अब बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी आई है, लेकिन जो अशिया ज़रूरी है उसकी कीमतों में कमी नहीं आ सकी। दालों की कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। दाल माश की फ़ी किलो कीमत जो है 550 रुपये तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता साल कीमत 300 और 280 रुपये थी। इसी तरह लोबिया की कीमत में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल दिसंबर के महीने में लोबिया की फ़ी किलो कीमत 280 रुपये थी। अब पेशावर के ठीक है काशिफ, आप हमारे बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया पेशावर के हवाले से। और पेशावर के भी जो हालात शहरों से मुख्तलिफ नहीं है, तो इस्लामाबाद को भी चेक कर लेते हैं। इस्लामाबाद वैसे भी बताया जाता है कि बड़ा महंगा शहर है। तो इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद है फराह रबानी। फराह, बताइएगा शहर इक़्तिदार के क्या हालात हैं, वहाँ पर भी महंगाई जो है आसमान को छू रही है? बिल्कुल, शहर इक़्तिदार की जब बात की जाए तो सारे ऐवान भी यहीं पर मौजूद हैं जहाँ से फैसले किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी महंगाई का राज उसी तरह है। बिजली की बात की जाए, गैस की बात की जाए, आटे की बात की जाए या किसी और चीज़ की बात की जाए तो खासी महंगाई देखने को मिली। अगर 2023 का ओवरऑल सर्वे की बात की जाए तो आटा महंगा हुआ क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी, खाने पीने की अशिया महंगी हुई क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी। मतलब हर चीज़ को रिलेट कर दिया जाता है पेट्रोल की प्राइसेस से। 200 क्या 400% इजाफा किया गया है बिजली और गैस की कीमतों में। साथ ही साथ खाने पीने की जो अशियाएं वो महंगी हुई। पेट्रोल की प्राइसेस अभी कुछ कम तो हुई लेकिन बाकी चीज़ें कम नहीं हो सकी। बाकी चीज़ों को छोड़े तो नान भाइयों ने भी आटा रोटी महंगी कर दी जी, आटा महंगा हो गया है। तो इस तरह हर चीज़ को रिलेट किया जाता है महंगाई के साथ। बहुत ज़्यादा चीज़ों को महंगा कर दिया गया। ये जो पेट्रोल प्राइसेस कम हुई थी, हम सबसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, जो पेट्रोल प्राइसेस कम हुई थी इससे आवाम को कोई रिलीफ मिला? अच्छा, जब पेट्रोल महंगा होता है तो सारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी पहुंच जाते हैं जी महंगाई हो गई, महंगाई होगी। इवन टैक्सी में आपने बैठना है तो वो भी आपको 400 दफा याद कराएगा जी पेट्रोल महंगा हो गया। तो हम उसको अक्सर कहते हैं एक पेट्रोल महंगा हो गया और $1 ऊपर चला गया, उसी तरह महंगा हुआ है। बिल्कुल, डॉलर जी, डॉलर साढ़े हाथ तो बार हो गया, पेट्रोल महंगा, बिल्कुल सही कह रही है, महंगाई हो गई, यही बातें सुनने को मिलती है। और जब वापस आता है तो कोई नहीं कहता कि जी पैसे कम है, इसके किराया कम कर दिए, आटे के नर्ख पीछे आ गए। नहीं पाजी, कई बार रिक्शा वाला भी बोल देता है कि $5 देखो कितने क्या। तो बंदा पूछे डॉलर कितने में। पर बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है उससे अभी अपडेट। तो सिचुएशन यही है जी हर शहर में कि महंगाई एक बार बढ़ी है तो फिर कम होने का नाम नहीं ले रही। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनमें रिलीफ है, जैसे पेट्रोलियम मसनूआत का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो भी देखें ना आप कितनी प्राइसेस इंक्रीज हुई, उसके बाद उसमें से बहुत थोड़ी सी कम की गई है। वो रिलीफ नहीं है, मैं उसको रिलीफ नहीं समझती हूँ। मैं आम आवाम आपके सामने बैठी हुई, रिलीफ नहीं है वो। बहुत मुश्किलात में ये पूरा साल गुजरा है।
हमारी पूरी कौम का, और अभी भी लोग इससे लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह भी ये साल गुजर गया। अच्छा, और इससे वक्त भी की वो कहते हैं ना अजीम अच्छी बात ये गुजर जाता गुजर जाता है। और इससे भी बुरी चीज जो हिट करती है ना, वो करती है जब ये यूनिट की प्राइस ऊपर जाती है बिजली की, Exactly. क्योंकि 8 महीने तो गर्मी है यहाँ पे, 7-8 महीने हाँ, तो उसमें अब वो बिजली के आपको- बिल यार, इतने मैं ज्यादा। बता रही हूँ आपको, सर्दियों में लोगों के बिल बहुत ज्यादा आए, लोगों को समझ नहीं आ रही कि मेरा अपना बहुत बिल आ गया। तो गर्मियों में इससे भी ज्यादा आएंगे ना, यही तो मैं बात कर रहा था। और साल 2023 में तो फिर हमने देखा है कि ओवरऑल कैसी सिचुएशन रही है। इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो चुकी हुई है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, जिनको मिल रही हैं उनके गुजारे नहीं हो रहे। मतलब ये सारी सूरत हाल में, और निर्ख जो है वो पेट्रोल के बेशक कम हुए हैं, लेकिन बिजली के बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ों के बढ़ते जा रहे 2023 हैं। अपने अख्ताम को पहुंचने वाला है ऑलमोस्ट, लेकिन हम जो नया साल 2024 आ रहा है उसे खुले दिल से वेलकम करेंगे और ये उम्मीद और ये तवक्को करेंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगी। और इस हवाले से भी हम उम्मीद अच्छी रखने की बात कर रहे हैं कि कुछ नए मुआहदे हो रहे हैं दोस्त ममालिक जो है हमारे पाकिस्तान के, उनकी जानिब से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के चांसेस हैं। फिर इसके अलावा IMF का मुआहदा है, तो उम्मीद पूरी है जी इंशाल्लाह इकोनॉमी बेहतर होगी। और अगेन वही बात है कि आपने भी हौसला नहीं हारना है, तो अपने हिस्से की शम्मा जलाई रखनी है इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। अब इसी शम्मा पे एक बहुत खूबसूरत 2024 के आगाज में और 2023 के अख्ताम पर खबर आप तक पहुंचाते हैं अच्छा। कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। वाह, वाह, पाकिस्तान ने 400 किलोमीटर दूर तक हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल फतह 2 का कामयाब तजुर्बा कर लिया है अजीम। और ये Congratulations. कामयाब तजुर्बा किया गया है। तजुर्बे में मिसाइल के मुख्तलिफ पैरामीटर्स को चेक किया गया। तजुर्बे के वक्त मुसल्लह अफवाज के सीनियर हुकाम और साइंसदान वहाँ पर मौजूद थे। मिसाइल 400 किलोमीटर दूर तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और कामयाब तजुर्बे पर सदर वज़ीर आज़म आर्मी चीफ ने मुबारकबाद भी दी है। और ये बहुत इसी के अच्छी अंदर खबर। शहर बानो और अजीम की मुबारकबाद भी ऐड की जाए बिल्कुल। हमारी तरफ से भी अगली बहुत खबर इस तरह मुबारक। से पढ़नी है कि हमारी भी मुबारकबाद इसमें शामिल है और तमाम पाकिस्तानियों की। विजुअल्स भी हम अपनी टीवी स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं जो फतेह 2 का कामयाब तजुर्बा किया गया। 400 किलोमीटर्स इज प्रीटी डिसेंट रेंज। और अगर इस रेंज तक आप फजा से या जमीन से जमीन तक मार करने का जो मिसाइल है उसका कामयाब तजुर्बा किया है पाकिस्तान ने, तो इट्स वेरी ग्रेट। और यकीनन ये मुल्क की जो दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर बनाने की जानिब एक और कदम है। बिल्कुल तो कामयाब तजुर्बा कर लिया हमारी गया फोर्सेस है। को बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक। और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। 2024 अभी स्टार्ट होने वाला है, तो एक अच्छी खबर जो है वो जाते जाते और अगले साल के आते आते आप तक हमने पहुंचा और वैसे ये विजुअल्स जो है ये भी बताते हैं, ये अपनी आवाम के लिए तो है ही है, हाँ, उनके लिए तो है दुश्मनों के लिए भी ये है। दुश्मनों के लिए भी है भाईजान ये थे ठहर जाओ। ऐवे नहीं बनाए ऐसी हैं मिसाइल क्या बात है, क्या बात है। तो बात वही है कि जी खबरदार मैली आंख से नहीं देखना हमारे मुल्क को। जी। और यहाँ पर इस मुल्क की हिफाजत के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो फोर्सेस हैं, हमारी पाक फौज बेहतरीन पाकिस्तान इज इन किरदार सेफ अदा कर रही है हैंड्स, सारी सूरत हाल पाकिस्तान में। माशाल्लाह से इज इन सेफ हैंड्स। और अपनी आवाम को भी हम ये कहेंगे कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो और वो जी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है मैसेज, वो अक्सर हम अपने जवानों के मैसेजेस देखते हैं ना 6 सितंबर पे हाँ, और हम 14 हैं। अगस्त पे पाकिस्तान डे पे कि स्लीप वेल स्लीप टाइट वी आर अवेकिंग, Yes, और हम yes, लोग जाग रहे हैं तो आप सोएं। तो और बिल्कुल बहुत बड़ी परेशान बात है मत कि जो अपने अपने अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने प्यारों को छोड़ के, इवन अपनी सारी जिंदगी को एक साइड पे करके वो हमारे लिए सरहदों पर खड़े हैं, तो हमारा सैल्यूट है उनको। वैसे शहर बानो आपने तो दिफा को मजबूत बनाया ना, मैं खेलों को मजबूत बनाने लगा हूं। क्या बात है, बताएं। तो खेल के मैदान से भी दोनों अच्छी बहुत खबर है। जरूरी हैं। दोनों बहुत जरूरी हैं, दोनों के साथ जज्बात जुड़े हुए हैं। ऐसे ही है। तो 2023 नाजरीन खेलों के मैदान में पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा रहा है। खिलाड़ियों ने क्रिकेट में ही नहीं बल्कि टेनिस, स्क्वॉश, गोल्फ और मुख्तलिफ कैटेगरीज में कई रिकॉर्ड बनाए हैं, मुल्क का नाम रोशन किया है। 2023 के आगाज में नेशनल रैंकिंग टेनिस में अकील खान ने सिंगल्स टाइटल अपने नाम किया। साल के दूसरे माह पाकिस्तान ने वेस्ट एशिया बेसबॉल कप 2023 का फाइनल जीता, जबकि पाकिस्तान के मोहम्मद अली शाह जूनियर ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप का क्या बात टाइटल है जी, अपने नाम माशाल्लाह। किया। और सिर्फ मर्द ही नहीं, खवातीन भी पूरी मुकाबले पे भाई जी। मुनीबा अली। मुनीबा अली विमेंस T20 इंटरनेशनल्स और विमेंस वर्ल्ड कप में सेंचुरी स्कोर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून खिलाड़ी बन गई हैं, जी। जबरदस्त। और अगर शहरबानो हॉकी की बात की बताएं। जाए तो इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हन्नान शाहिद ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द एशिया 2022 का एजाज अपने नाम किया। अप्रैल में कौमी क्रिकेटर्स पाकिस्तान मुसलसल तेजी से जो है बार जूनियर की अगर बात की जाए, हॉकी एशिया कप की अगर बात की जाए तो थर्ड फाइनल में टाइम पहुंचे जूनियर हैं। हॉकी एशिया कप के फाइनल में पहुंचा जी पहुंचे पाकिस्तान। और पाकिस्तानी जो क्यूइस्ट हैं एहसन रमजान, उनके हवाले से भी हम आपको बताते हैं, उन्होंने भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया अंडर 21 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में। अपने नाम कर लिए उन्होंने। बिल्कुल जी। और हमजा खान ने पाकिस्तान को 37 साल बाद वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में फतह दिलवाई है।
जबकि पाकिस्तान के दिलावर खान ने वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। एशियन गेम्स 2023 से स्क्वाश इवेंट में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है। बिल्कुल, और पाकिस्तान अंडर 19 फुटबॉल टीम ने नाजरीन 12 साल बाद इंटरनेशनल मैच में फतह समेटी है। अब फुटबॉल भी वैसे पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता अपने पंजे गाड़ रहा है। इसके फैंस भी बड़े जबरदस्त बहुत ज्यादा फैंस हैं सपोर्ट कर रहे हैं फुटबॉल को। और इमामुल हक की जब बात करते हैं तो उन्होंने वनडे में तेज तरीन 3000 रन बनाए और ये 3000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। सरबाज खान दुनिया की 8000 मीटर बुलंद 13 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए, जबकि नाइला कियानी 8000 मीटर बुलंद 10 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोपेमा है। और फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी तेज तरीन 100 विकेटें लेने वाले बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल हैं, जबकि कौमी क्रिकेटर फखर जमान ने वनडे इंटरनेशनल में एक ही टीम के खिलाफ साल में ज्यादा सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। और पाकिस्तानी क्रिकेटर सऊद शकील ने टेस्ट क्रिकेट में इब्तदाई 15 इनिंग्स में हर बार 20 रन करने वाले पहले जो है बल्लेबाज करार पाए हैं। रिकॉर्ड कायम किया है। जबरदस्त। तो ये जी ओवरऑल स्पोर्ट्स की सूरत हाल है। खेलों के मैदान से जितनी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, पाकिस्तान ने साल 2023 में जो रिकॉर्ड अपने नाम किए, जो एजाज़ात अपने नाम किए, वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। और ये सिलसिला वैसे यहाँ थमेगा नहीं, क्योंकि वो कहते हैं एक अच्छे स्टार्ट की जरूरत होती है। तो साल में अगर हमें एक अच्छा स्टार्ट मिल गई तो वाकई स्टार्ट है ये। और अभी मेलबर्न को बताया गया है कि लाहौर बना दिया गया है। बॉक्सिंग डे का नाम दिया गया है टेस्ट के मौके पर। ये जो टेस्ट खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में, उसको बॉक्सिंग डे का नाम दिया गया। और पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट ने मेलबर्न को लाहौर बना दिया। कैसे बनाया? MCG के बाहर क्रिकेट मेले में खूब हल्ला गुल्ला हुआ और इस मौके पर पाकिस्तानी शायकीन की तफरीह के लिए 3 रोज़ा मेला लगाने समेत कई अहम इक़दाम किए गए, जिसके बायस पाकिस्तानी शायकीन ने भरपूर लुत्फ उठाया। बिल्कुल। और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के लिए जो बनाए गए पाकिस्तान बे, जो एक ऑडिटोरियम टाइप जो एक एरिया था, उसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जानिब से अल्कोहल फ्री जगह करार दिया गया। और ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे शायकीन क्रिकेट है वो तो भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। और मुझे उनके ड्रेस कोड देख के लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में समझ चल रही है। लेकिन और वो लोग भरपूर मौसम एंजॉय कर रहे हैं, क्रिकेट भी एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पर जो खाबे शाबे भी इंतजाम किए गए हैं वो भी बिल्कुल लाहौर सा समा था। और जिस तरह से नारेबाजी की जा रही है, ऐसे लग रहा है लाहौर के स्टेडियम में पाकिस्तानी तो वैसे भी शहर मानो दुनिया में किसी भी मुल्क में भी हो ना, वो अपना मेला लगा लेते हैं, पहचाने जाते हैं, अपना मेला लगा लेते हैं। और पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को पाकिस्तान के रिवायती खाने जो हैं ये 4 पाइयों पर बिठा कर दिए गए और खाने वहीं पर बड़ी स्क्रीन पर उनको साथ मैचेस भी दिखाए गए। गोरों को भी अपना कल्चर दिखाया। हाँ, और गोरों को हमारे खाने बहुत पसंद है भाई, बहुत पसंद है अगर मिर्च हल्की डाली वेरी स्पाइसी, वेरी स्पाइसी। बहुत स्पाइसी जो खाना है वो खाया जाता है पंजाब में, तो बिलखुसूस यहाँ की कढ़ाइयाँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। और ये विजुअल्स वैसे हम दिखा भी रहे हैं कराची फूड स्ट्रीट भी लगाई गई, तो ये मिर्चों से मुझे याद आया कि कराची के खाने होते तो मजे के हैं, लेकिन बिट स्पाइसी होते हैं, आम आदमी उसको नहीं खा सकता। तो कराची फूड स्ट्रीट पे लगाई गई। यही गिला रहता है वो जब भी एशियन फूड और खसूसी तौर पे साउथ एशियन खाते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि यार थोड़ा स्पाइसी होता है। लेकिन अलबत्ता तुम लोग कैसे खा लेते हो? हमने कहते हैं हम लोग ऐसे खा लेते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे ज़माना कदीम के इजाद करदा साजों में से एक साज चंग की, जो सिंध और बलूचिस्तान की सकाफत का हिस्सा है। ये आला कभी यहाँ की इलाकाई मौसीकी का लाज़मी जुज़ हुआ करता था, जिसका इस्तेमाल अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। और इस हवाले से एक चंग साज हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान की वाहिद खातून हैं जो अवामी सतह पर ये साज बजाती हैं। उनका ताल्लुक सिंध के साहिली ज़िला बदीन से बताया जा रहा है। और उनका कहना है कि चंग उनके लिए ज़िंदगी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। तो उन्हीं से बात कर लेते हैं किस तरह से। हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन गुल साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहीन, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये चंग साज है क्या, इसका शौक कैसे पैदा हुआ, और जो आपने कहा कि ये आपको ज़िंदगी से लड़ने के लिए ये आपने सीखा, ये बात कैसे कनेक्ट होती है? ये बात ऐसे कनेक्ट होती है। पहले आपका पहला सवाल कि चंग है क्या, ये एक लोहे से बना साज है जो हार बनाता है। इसमें एक स्ट्रिंग होती है और इसमें 2 सुर आते हैं। अच्छा। और इसमें लहरें बजते हैं। आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि फोक क्लासिकल एक लहरें बजते हैं। और मेरी ज़िंदगी की जंग इस तरह है कि एक तो मेरा ताल्लुक़ जो है वो रिंद बलोच फैमिली से,
हमारे ख़ानदान में औरतें जो है वो इस तरह मीडिया पे या स्टेज पे आके परफॉर्मेंस नहीं देती। तो वो एक जो सदियों पुरानी जो रस्म है उसको तोड़ने के लिए मुझे ये काम आ रहा है कि एक नई चीज़ आप करें कि भाई बैरियर्स जो है कहीं ना कहीं आपको तोड़ने पड़ते हैं और वो ज़रूरी है। एक चीज़ की एक इंतहा आती है, एक कुर्सी भी आप लेंगे तो एक वक्त पे आके उसको भी टूटना होता है, एक जान खुदा भेजता है तो एक वक्त पे आके उसको भी जाना होता है, तो रस्म और रिवाज को भी एक वक्त पे आके टूटना चाहिए। बिल्कुल। तो एक तो ये हो गया बिल्कुल, और दूसरा ये कि ये एक स्पिरिचुअल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आप अपने आप को हील कर सकते हैं। लाइक वो लोग जो डिप्रेशन का शिकार है, वो लोग जो जिनको रात को नींद नहीं आती, अगर वो इसको सुन लें या इसको बजाना सीख लें तो वो अपने अंदर जो है बहुत सारी तब्दीलियां महसूस करेंगे और उनकी उनका नींद वापस आ जाएगी, डिप्रेशन चला जाएगा। अच्छा, ये प्रूवन है कि ऐसा होता है? जी जी जी, ये मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया है। यानी कि शाहीन साहब आपका कहने का ये मतलब है कि ये जो मौसीकी कारला है ये बतौर एक मेडिटेटर भी यूज किया जा सकता है, मेडिटेशन के दौरान भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सबको ये यूज करना चाहिए, आजकल सभी डिप्रेशन के शिकार हैं। तो शाहीन साहब अब थोड़ा सा एक टेक्निकल सवाल है, चीजों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। जी 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 बोले। हम एक्चुअली इम्पोर्टेंस इतनी नहीं देते अपनी चीज़ों को। बाहर बहुत सारे तजुर्बात हो चुके हैं इन चीज़, अब मैं खुद इनको एक्सप्लोर कर रही हूँ तो मुझे खुद पता चला है कि हाँ, इसको कंटिन्यूसली प्ले करने से आपकी बॉडी में किस तरह की फ्रिक्वेंसीज पैदा होती है, उन फ्रिक्वेंसीज से आप किस तरह खुद को हील करते हैं। तो ये एक बहुत ही कमाल का, मैं समझती हूँ इट्स मैजिकल, म्यूजिकल हटा के अगर इसको मैजिकल इंस्ट्रूमेंट कह देना, दैट विल बी परफेक्ट। तो हमें बजा के भी दिखाएं। हाँ जी बिल्कुल, बजा के भी दिखाएं। और दूसरा ये भी मेरा सवाल इसके साथ साथ अगर आप आंसर भी कर दें, आपने बोला ये सिर्फ 2 सुरों का साज है, इसके ऊपर सिर्फ 2 सुर ही बजाए जाते हैं? जी जी, इस पे सिर्फ 2 सुर बजाए जाते हैं। बस खेलना आना चाहिए आपको किसी भी चीज को, तो 2 सुरों के साथ, क्योंकि 2 सुर जो है वो मेजर है, मतलब वो कुछ जी जी जी, तो वो मतलब आप ऐसे वो बका के सुर है, मतलब समझो कि वो मुसलसल चलते रहते हैं। तो वो सुरों के साथ भी आप खेल लें तो ये बहुत एक खूबसूरत चीज़ बन जाती है। और जो इसका मेन चीज़ ये है कि आपको एक लहरा भी अगर आपने सीख लिया, आप बस उसको मुसलसल प्ले करें। एक फ्रिक्वेंसी होती है वो टूटनी नहीं चाहिए, बस वो रिदम बरकरार रहे, आपको बेनिफिट्स आते रहेंगे। ठीक ठीक ठीक। तो शाहीन बजा के हमें दिखाएं जरा, और हम भी सुनना चाहेंगे कि 2 सुरों में किस तरह से आप प्ले करेंगे पूरे राग को या जो भी आप बजाना चाह रहे हैं। श्योर। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये तो हम भी इस पे तो भंगड़ा किया जा चले गए थे, भंगड़ा करने लगे थे। जबरदस्त जादू। वाकई जादू है ये तो। जैसे आप बजा रही हैं, पहले थोड़ा ट्यून चेंज, उसके बाद फिर चेंज हो गई, बिल्कुल रिदम पकड़ा आहिस्ता आहिस्ता। क्या बात है। अच्छा, इस साज को बजाना आपने इसकी खासियत है जो होता है तो बॉडी की मूवमेंट चेंज होने लग जाती है। सॉरी, मैंने आपकी बात ये तो बात सही है कि आपकी बॉडी जो है वो उस पे असर अंदाज होता है म्यूजिक, बिल्कुल। और ये हम इस बात में मानते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है। और अगर आप ये कह रही हैं कि ये डिप्रेशन को दूर करता है तो बहुत अच्छी बात है। ये तो फिर सबको ये लेना चाहिए। ये बजाना कैसे सीख सकते हैं हम? मुश्किल है ये बजाना?
बजाने के लिए तो अब आपको मेरी जो मैंने सीखा था, मैं सेल्फ लर्निंग से सीखा था। मतलब मुझे उसमें बहुत वक्त लगा। मैं 8-9 साल की उम्र से मैं उसको प्ले कर रही हूँ। अभी मेरी जो एज है वो है 27। तो उसको अगर आप काउंट कर लें तो 18-19 साल जब का जो प्रोसेस था ना बीच में, या 18-19 साल की एज में जो है मैंने जाके इसको प्रॉपर इसका पिच पकड़ा था। ठीक है। अब जो है अब उसको मैं रिदम में कर सकती हूँ। अब मतलब प्लान तो ये है कि एक एकेडमी या कुछ जाके गांव देहात जाके लोगों को इसकी अवेयरनेस दी जाए। कहीं एक बंदा एक गांव का सिलेक्ट करके उसको सिखा दिया जाए, फिर वो आगे काम करता जाए। तो ये इस तरह का वो चल रहा है। फिर लेट्स सी, आपकी दुआएं चाहिए कि कहाँ तक हम कामयाब हो सकते हैं। हमारी दुआएं साथ हैं। शाहीन, ये बताइएगा कि अभी तक आपने इस इंस्ट्रूमेंट का एज एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल को जो फ़ायदा पहुंच सकता है वो बताया है। तो हम ये भी जानना चाहते हैं साथ साथ कि आप एक प्रोफेशनल प्लेयर हैं इस साज की, तो किन किन प्लेटफॉर्म पे अभी तक आप ये प्ले कर चुकी हैं और कितनी पजीराई मिली? पजीराई तो मुझे जो बहुत ज़्यादा मिली है वो सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही मिली है। और परफॉर्मेंस मेरी हैदराबाद में भी हो चुकी हैं, इस्लामाबाद में भी हो चुकी है, खैरपुर में हो चुकी हैं, कराची में हो चुकी हैं। तो अभी काफ़ी सारे जो इनविटेशन आ रहे होते हैं, मगर मैं चाह रही हूँ कि अभी इसको स्टेज पे ज़्यादा ना लाया जाए। अभी फ़िलहाल जो सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना, क्योंकि वो बेस्ट टूल है। आप कोई भी चीज़ अगर आप आवाम तक पहुंचाना, क्योंकि मोबाइल और जो है ना हर किसी के हाथ में है, ऐसा ही है। उसका जितना इम्पेक्ट पड़ेगा वो शायद एक जो है ना इवेंट का उतना ना पड़े। ठीक। अच्छा शाहीन, आप पाकिस्तान में इस का मुस्तकबिल क्या देख रही हैं आप, इस चंग साज का? अभी तो मुझे उम्मीद जागी है कि हाँ, जब स्पिरिचुअली जब इसकी तरफ लोग आएंगे तो इसको एक नई ज़िंदगी मिलेगी, लोग इसको अपनाएंगे। और मेरा जो फोकस है वो जो हमारे बच्चे हैं ना, जो अभी आने वाली नस्ल है, उस पे जा रहा है। जैसे कि मैं अभी, मेरी बेटी भी है, उसको भी मैं सिखा रही हूँ, उनकी दोस्त है उनको भी मैं सिखा रही हूँ। तो अच्छा, अगर सीखना हो तो ये जो है ना सीखना अब चाहते होगा हैं, ये। वो कहाँ से सीखें? यूट्यूब में है कोई सिखाने वाला या फिर कोई टीचर करना पड़ेगा? पता नहीं इस एरिया में कोई होगा या नहीं होगा। शाहीन है ना? शाहीन हाँ गुड। हाँ, ये अभी असल में कोई एकेडमी वगैरह का इफ्तिताह अभी हुआ नहीं है, मगर अगर कोई राब्ता करना चाहता है, मैं आपको एक चीज़ कराची का बता दूंगी कि अच्छा कराची शाहीन, में अगर इस आप साज मुझसे को मिलना खरीदे चाहते हैं तो कैसे? आप, अगर कोई खरीदना चाहता है हमारा देखने वाला तो ठीक है। साज को खरीदने के कैसे, आपको ये मिलेगा उमरकोट से, थरपारकर से, डीपलो से, खास से, जो सिंध के ये शहर हैं, यहाँ से आपको मिलेगा। क्योंकि ये अगर सिंध में पाया जाता है तो इसी एरियाज में आपको पाया जाता है, क्योंकि वो जो है नेचर के ज़्यादा करीब थे। हम कराची वाले थोड़ा सा दूर हैं। तो शाहीन, ये भी बताइएगा कि आप के फ्यूचर प्लान्स क्या है इस इंस्ट्रूमेंट को लेके? आप कोई इनिशिएटिव लेना चाह रही है, इंटरनेशनल स्टेज पे कहीं पे इसको प्ले करना चाह रही हैं? देखिए, मेरा जो एक होता है प्ले करना और एक होता है प्रोजेक्ट को लेके काम करना। तो मेरा ये है कि सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान में काम किया जाए, बाकी भी जो है ना बाहर काम किया जाए। तो प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं कि इस तरह का प्रोजेक्ट है जिसमें कोलैबोरेट करके हम वहाँ के लोगों को भी ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ हम इसको बाउंड नहीं कर सकते। और ये एक और चीज़, ये जो साज है, इस साज के 1000 नाम में अलग नाम से पहचाना जाता है। वाह वाह वाह। और दूसरा ये भी कि मॉडर्न म्यूजिक जिस तरह से चेंज हो रहा है, अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी एक फॉर्म पे नहीं रहता कोई भी सिंगर है, मुख्तलिफ जो फॉर्म्स हैं म्यूजिक की, उन्हें कंबाइन करके एक नई तरह की मौसीकी सामने आती है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है चुंग, इसका ताल्लुक सिर्फ एक फोक म्यूजिक के तौर पर ही है या फिर मॉडर्न मौसीकी में भी ये बड़ा रोल प्ले करेगा? नहीं, मॉडर्न में ये प्ले हो सकता है। इसमें बहुत खूबसूरत साउंड्स क्रिएट हो सकते हैं। इवन मोटू पतलू सबने देखा होगा, बच्चे अगर गौर करें उस पे, मोटू पतलू में भी चंग प्ले हो चुका है। बीच में आता है चंग की एक टिन वो उसका साउंड आता है। तो ये इसको एडजस्ट कर, नेचर है, नेचर को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं आप। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शाहीन, आपने हमें इस बारे में बताया। पाकिस्तान का नाम रोशन करें मजीद। और मैं एक छोटी सी माजरत भी करना चाहता हूँ शाहीन साहिबा से भी, अपने व्यूवर से भी। एक चंग और चुंग में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चंग है बेसिकली इंस्ट्रूमेंट का नाम। बिल्कुल, मैंने एक दो बार चुंग भी कह दिया। अच्छा मैं कह रही हूँ, मैं तो चंग ही कह रही थी।
तो आपको माफ किया जाता है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। और ये कि जी बिल्कुल ये खरीदें इंस्ट्रूमेंट और इसको प्ले करें, एंजॉय करें। और दूसरा अगेन वही बात है कि मेडिटेशन में भी काम आता है, आपका मूड भी अच्छा रखता है, तो गो डिप्रेशन फॉर में इट। आपको दूर करता है तो आप लें। और उन्होंने ये भी बताया कि सिंध के जो अंदरून एरियाज हैं घोटकी और बाकी वहाँ से आपको मिलेगा। और इसको प्ले करके कोई नई चीज क्रिएट करें भाई, कोई क्रिएटिविटी जरा अपनी दिखाएं, हमें शेयर Talented लोग करें, हैं आप। हमें भेजें, जरा हमारे इंस्टा पेज पे भेजें, हमारे फेसबुक पेज पे हाँ, भेजें। फिर हम आपको तो बुलाएंगे अपने शो में। फिर आप शो में बुलाएंगे, बिल्कुल सही। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गजा जंग की। तो इजरायली जारहियत को आज 83वां दिन हो गया है तकरीबन। अगर बात की जाए 3 माह होने वाले हैं इसराइल के भयानक जराइम जारी हैं और बेदर्दी से फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। गजा के रहायशी इलाकों पर बम बरसाए जा रहे हैं। इजरायली बमबारी से मुख्तलिफ हमलों में मजीद सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं। गजा में सेहोनी फोर्सेस की जानिब से गैर इंसानी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इससे पहले भी किए गए हैं। फ़लस्तीनियों से इजरायली फ़ौज की बदतरीन और तज़हीक अमेज़ सलूक की वीडियो सामने आ रही हैं और फ़लस्तीनियों को बरहना करके ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, काबिज़ फ़ौज ने इंसानियत को भी शर्मा दिया है। रफ़ा में इजरायली ट्रक से 80 फ़लस्तीनियों की तशद्दुद ज़दा लाशें मिली हैं। लाखों की बेहुरमती की गई है और लाशों से अंदरूनी अज़ा भी चुरा लिए गए हैं। तो जी इस ओवरऑल सिचुएशन पे बात करते हैं। हमारे साथ आलमी उमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं, आज सुनो पाकिस्तान का हिस्सा है। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि इसराइली वज़ीर दिफा ने भड़क मारी, उन्होंने कहा है जी कि 6 ममालिक के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जाएगी, तो इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, इसका पीछे उनका यकीनन यही मकसद है कि जो बाकी ममालिक हैं जो कि फ़लस्तीनियों से हमदर्दी रखते हैं उनको इस जंग में कुमक पहुंचाने या मदद करने से बाज रखा जाए और एक मुदाफ़ियाती अंदाज से इस बयान को देखना चाहिए। अलबत्ता आप देखें, जिस तरह आपने तफसील से अभी अहाता किया कि जो इंसानी हुकूक की सूरत हाल है जी। और जो इंसानियत हाल है वो तो इंतहाई तशवीशनाक है, इसमें कोई शक नहीं है। और पूरी दुनिया से जो है वो इसराइली जुल्म बर्बरियत को कंडेम किया जा रहा है, उसकी मसम्मत की जा रही है। अलबत्ता जो सिफारती, माशी और दिफाई डोमेन्स हैं उनके अंदर सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। सिफारती सतह पे भी मैं समझता हूँ जो इसराइल और उसकी जो मगरबी ताकतें हलीफ हैं उनके ऊपर प्रेशर काफ़ी बढ़ा है दुनिया का कि वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को मैनेज करे, कम करे, टारगेटिंग के हवाले से नॉन डिस्क्रिमिनेटरी यूज़ ऑफ फोर्स ना करे। लेकिन बदकिस्मती से 2 पहलू जो डिसाइसिव हैं इस जंग को ख़त्म करने के लिए वो अभी तक नज़र नहीं आ रहे। वो है कि या तो आप माशी पाबंदियाँ लगा दें इसराइल के ऊपर या उसकी जो मगरबी ताकतों से असलहे की रसद है और जी। जो कुमक है वो बंद कर दी जाए। लेकिन जब तक ये नहीं होगा मैं समझता हूँ कि इस जंग के फौरी तौर पे ख़त्म होने के इम्कानात कम हैं। मोहम्मद अली साहब, गजा जंग पर सलामती काउंसिल समेत तमाम आलमी इदारे बेअसर हो चुके हैं। इजरायली जंगी जराइम के बाद भयानक जराइम सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बमबारी के साथ साथ इंसानियत की तजलील शुरू कर दी गई है और इस बेलगाम वहशी दरिंदे को कौन लगाम डालेगा? जैसे कि मैंने इंट्रो में भी बताया कि 80 फ़लस्तीनियों से भरा हुआ एक ट्रक मिला है जिनको शहीद किया गया, उसके बाद फिर उनके जिस्म के साथ बेहुरमती की गई है, आज़ाद चुरा लिए गए। बिल्कुल जनाब, मैं समझता हूँ कि दूसरी जंग अजीम के बाद जो दुनिया का आलमी निज़ाम मुरतब किया गया है, आलमी कवानीन, आलमी इदारों के तहत, मैं समझता हूँ ये तमाम जो हालात हैं और जो वाक़यात हैं वो उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा टेस्ट है कि क्या वो फ़लस्तीनियों के हुकूक, उनकी आज़ादी, खुद मुख्तारी का एहतराम और उनके हुकूक की पासदारी में ये इदारे और ये कवानीन कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन बदकिस्मती से यूँ लगता है कि जो मगरबी ताकतें हैं वो इसराइल की जिस तरह पुश्तपनाही कर रही हैं वो उनकी हकीकत और असल जो मकासद हैं उसको ज़ाहिर करता है। और यूँ नज़र आता है कि इसराइल की जो के मकासद हैं वो ये हैं कि न सिर्फ ये कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जाए, जी। उनको घरों से बेदखल किया जाए, वहाँ पे नई सूनी आबादकारी की जाए और इसके लिए वो हर हरबे और हर हद तक जाने के लिए तैयार है। तो यकीनन ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है
खुसूसन उन इदारों के लिए जो कि आलमी क़वानीन और आलमी अमन के पासबान हैं, कि वो बिल्कुल नाकाम नज़र आते हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में, इसमें कोई शक नहीं है। सैयद मोहम्मद अली साहब, बिल्कुल यही बात जो आपने की है, अभी आलमी इदारे नाकाम नज़र आते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस की बिलखसूस बात करें तो एक टूथलेस बॉडी की तौर पर ही सामने आया है। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया इसलिए गया था कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो सके, लेकिन अब जिस तरह से ये फैल रहा है, सारा जंग वाला जो सीन, एक माहौल बन रहा है और दूसरे ममालिक तक ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अब फैल सकता है ये कशीदगी, तो यूनाइटेड नेशंस का रोल क्या है, कहाँ देखते हैं आप उसे? बिल्कुल आपने सही कहा कि बुनियादी तौर पे जो तवक्को थी कि दुनिया को तनाज़ात को हल करने और जंग से महफूज रखने का जो मकसद था, उसमें यकसर तौर पे ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम नज़र आती है, लेकिन जो बड़ी ताकतें हैं उनके मफादात की बहरहाल दिफा करती हुई ये सिक्योरिटी काउंसिल नज़र आती है। लेकिन डेवलपिंग वर्ल्ड के हकूक़ और उनकी आज़ादी और खुद मुख्तारी और इसतिस्बाब राहें, चाहे वो कश्मीर हो या मोहम्मद अली फ़लस्तीन हो। साहब, सिक्योरिटी काउंसिल में अब कितनी अमेंडमेंट की ज़रूरत है? क्योंकि ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है और ये हकीकत भी है कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं वही सबसे बड़े दुनिया के इस वक्त वेपन एक्सपोर्टर्स भी हैं। आपने सही कहा, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो इस हवाले से पोजीशन रही है उसूली तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा के रिफॉर्म्स के हवाले से, उसमें इस्लाहात के हवाले से, वो यही है कि अब जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट अराकीन, जिसका भारत भी ख्वाहां है, उसके बजाय जनरल असम्बली के हुकूक और उसके इख्तियारात में इजाफा किया जाए, क्योंकि जी। जनरल असम्बली जो है उसमें दुनिया के तमाम रियासतें जो है, तमाम ममालिक रुकन हैं, लेकिन उनके पास इख्तियारात नहीं है। वो बिल्कुल। तशवीश का इजहार कंडेम करते हैं, लेकिन तमाम इख्तियारात जो हैं वो उन 5 सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट अराकीन के पास है, जो कि ना तो जंग को बंद करते हैं बल्कि उनको असलहा प्रोवाइड करते हैं जब उनके मफादात को सूट करता है। तो यूं नजर आता है कि सिक्योरिटी काउंसिल तो खुद अक़वाम मुत्तहिदा के मकासद के खिलाफ काम कर रहा जी। है। बिल्कुल। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जनरल असम्बली को ज्यादा बाइख्तियार बनाया जाए और सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर भी पाबंदियां या उसकी ताकत और इख्तियारात को भी किसी हद तक महदूद किया जाए। मोहम्मद अली साहब, हमास ने एक दफ़ा फिर से पेशकश की है यरगमालियों की रिहाई के हवाले से, लेकिन इजराइल जो है वो इस बात पर अब नहीं आ रहा और वो किसी सूरत भी जंगबंदी की तरफ नहीं आ रहा। और क्या वो इस तरह हमास से मुकाबला करके यरगमालियों को रिहा करा पाएगा? मैं समझता हूं कि इसराइल के लिहाज से देखा जाए तो उसकी जंग की 2 स्टेजेस गुजर चुकी हैं, और उसकी जो फौजी क़यादत है वो समझती है कि अब वो तीसरी स्टेज में दाखिल हो रहे हैं। और उनकी पहली जानिब से ये स्टेज भी में कहा गया है कि हम हमास से जंग हार चुके हैं। जी, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ। पहली जो स्टेज में उन्होंने शुमाली गजा को खाली करवाया फ़लस्तीनियों से और उनको बेदखल करके जनूबी गजा की तरफ भेजा, और फिर उनके ऊपर जो है बमबारी की, और उनके ऊपर भी हलाकतें बहुत ज़्यादा उनकी हुई। और अब तीसरी स्टेज में मैं समझता हूँ कि वो कोशिश करेंगे कि इनको बेदखल करके मिस्र या सिनाई की तरफ भेजा जाए और वहाँ पे नई आबादकारी और नई बस्तियाँ के क़याम की वो कोशिश करेंगे। तो ये मामला मैं समझता हूँ बहुत अफसोसनाक और इंतहाई तशवीशनाक है, और मैं समझता हूँ आलमी क़वानीन और आलमी बरादरी और आलमी इदारों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में यकसर तौर पे नाकाम नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और इस वक्त गज़ा में बिलखुसूस हाल है और आलमी बरादरी क्या किरदार अदा कर रही है उस पर अपना तफसीली तज्ज़िया पेश किया। एक ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है, पार्टीज के मंशूर पर बात होगी फेस टू फेस में। ओवर टू यू अदनान साहब एंड अनीक साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान आदिल और मेरे साथ हैं मारूफ सहाफ़ी अनीक नाजी साहब। हम हालात हज़रा पे बातचीत करते हैं मुख्तसर सी। आज अहम मौजू ये है कि कल बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी, 16वीं बरसी। गढ़ी खुदाबख्श में एक बड़ा जलसा हुआ जिसमें आसिफ ज़रदारी और चेयरपर्सन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खिताब किया और उसमें पीपल्स पार्टी का अगले इलेक्शन के बारे में मंशूर का ऐलान किया। उनके प्रोग्राम का ये अच्छी बात ये हुई कि कम से कम किसी पार्टी ने कॉन्क्रीट फॉर्म में, ठोस शक्ल में बताया कि वो क्या करना चाहती है अवाम के लिए। उनका कहना है कि वो
सेहत कार्ड की तरह मज़दूर कार्ड देंगे और वो किसान कार्ड देंगे और बेरोज़गारी का अलाउंस देंगे, भूख मिटाएंगे और 30 लाख घर बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है और वो ये सब कुछ करना चाहते हैं और उसका मुस्बत पहलू ये है कि वो बहुत एक ठोस नुकात के साथ सामने आए। लेकिन जो इसका एक इस पे सवालात भी किए जा सकते हैं। मसलन इस पे सवाल ये है कि पाकिस्तान इतना माशी तौर पे इस वक्त मुश्किल सूरत हाल का शिकार है, वो इतने बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। नाजी साहब, तकरीबन हज़ारों अरब रुपए दरकार होंगे 30 लाख मकान बनाने के लिए। सर ये अय्याशी है जब आपको पता है कि ना इलेक्ट होना है, ना हुकूमत आनी है, ना ऐसा दूर दूर तक को खतरा मौजूद ही नहीं है। तो फिर आप जो भी कहते रहे। अफसोसनाक बात ये है कि ये आज भी, यानी 2023 से बैंड हो गया, 24 आने वाला है, जो वादे हैं वो ये हैं कि सब बच्चों को तालीम मुफ्त हम देंगे। आज भी जो सीगा इस्तेमाल हो रहा है वो अपने अंदर सबूत है कि आज ऐसा नहीं, आज तक ऐसा नहीं हो पाया। ये 15 साल से सिंध में हुकूमत है पीपल्स पार्टी की और 18वीं तरमीम के बाद तालीम जो है सूबाई महकमा है। हज़ारों अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट को NFC के तहत मुंतकिल हो चुके, लेकिन उन्होंने कोई ये जो काम वो कह रहे हैं हम करेंगे, इसमें से किया क्या? तमाम इस जिम्मेदार हैं। हाँ, आप ये देखिए, चले सिंध उससे की हद पहले तक लगा लें, चले सिंध की हद तक 15 साल से उनकी हुकूमत आज भी ये है कि हम ऐसा करेंगे, इसका मतलब है कि अभी तक वो नहीं कर पाए। नहीं कर पाया। वहाँ पे तो टीचर्स भी नहीं पढ़ सकते। यानी वहाँ पे खुद एतराफ़ किया वज़ीर तालीम ने कि हमारे टीचर भी मैथ नहीं कर सकते और आप अपनी लिटरेसी नहीं है। तो ये यानी मंशूर में इस बात का पेश, ये वादा अपने अंदर एक चार्ज शीट है, ये वादा अपने अंदर खुद इनकी परफॉर्मेंस के खिलाफ एक प्रूफ है। हाँ, ये वादा इनकी अपनी इल गवर्नेंस और प्रायोरिटीज को एक्सपोज करता है। और अच्छा, दूसरी बात आप आ जाइए कार्ड्स। हाँ, कार्ड्स ये क्या है? कार्ड्स ये इसका मतलब क्या है? हुकूमती सतह पर आप एक चैरिटी करना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, अच्छा, यही मकसद हुआ ना। कौन सा सोसाइटी है जो चैरिटी पर चल? हुकूमत के पास पैसा को हुकूमत अपनी इंडस्ट्रियां नहीं चलाती। देखिए ना, अभी पाकिस्तान का जो बजट है उसमें आधा बजट तो कर्जों पे मुश्तमिल है। यानी जितनी हमारी आमदन है उससे दुगने अखराजात हैं, तो और मजीद अखराजात के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बताएं तो सही ना, माली वसाइल कहाँ से आएंगे? ये तो कोई नहीं बताता। इसका मतलब ये है कि ये सारी के सारे वो ख्वाब हैं जो ढिठाई से बेचे जाते हैं, ये सारे वो वादे हैं झूठे जो ढिठाई से किए जाते हैं, ये सारी की सारी वो बातें हैं जो बोलने वाला भी जानता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, सुनने वाला भी जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोग यकीन कर लेते और हैं। उस नहीं जी, उस झूठ को, यकीन का तो मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन उस झूठ को बर्दाश्त कर लिया जाता है। बर्दाश्त, ये झूठ जो है ये काबिल बर्दाश्त है, इसको एक नॉर्मल प्रैक्टिस समझ के यानी इसे कबूल कर लिया जाता है। चलिए थोड़ा नरमी के साथ उनको देखते हैं। माजी में ये हुआ कि पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई, भुट्टो साहब की जो हुकूमत थी उसने खासा प्रो पुअर गवर्नमेंट समझी जाती है, मज़दूरों के हकूक़ के लिए कुछ काम किए, कुछ ज़रा इस्लाहात भी छोटी मोटी कर दी उन्होंने, वो चाहे पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुई, लेकिन उनकी कुछ पॉलिसीज से, जैसे नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी, उससे कुछ नुकसान भी हुआ। उस कंट्रोवर्शियल सी बात है, कुछ लोग कहते हैं अच्छा हुआ, कुछ लोग कहते हैं बुरा हुआ। लेकिन जो उसके बाद हुकूमतें आईं तो वो तो कोई बड़ा काम नहीं कर सकी, बल्कि एक बड़ा इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे ये रहा कि करप्शन बहुत है। अभी जैसे रावनवार ने भी कहा कि पिछले 5 साल में 7,000 अरब रुपए की करप्शन हुई, हत्ता कि उनका इल्ज़ाम ये था, हो सकता है गलत हो सकता है सच हो, उसकी तहकीक होनी चाहिए, कि बिलावल हाउस का खर्चा भी जो है वो जाली अकाउंट्स के ज़रिए चलता है। तो उनके मंशूर में करप्शन के ऊपर कोई बात नहीं। जी, आप ये बात लॉजिकल है कि फिर करप्शन के ऊपर क्यों बात करेंगे। हाँ। लेकिन अगेन बात मैं आपसे, यानी आपकी बात दुरुस्त है, मैं तो मजीद कोई बात नहीं कहता, माँ सिवाय इसके कि गवर्नेंस एक बड़ा सीरियस इशू है और हमारे लोगों को अभी तक गोलियां टॉफ़ियाँ दे के एक आम, जिसे कहना चाहिए बिल्कुल ही आम फहम और आम सतह की बुनियादें, यानी उसके झूठे वादे करके काम चलाया जाता है। हाँ। इसको कहते हैं घसीटना। अच्छा, एक फ्यूडल सोसाइटी है सिंध की, जहाँ बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार हैं और दूसरी तरफ बहुत गरीब लोग हैं। जब मैं अंदरूनी सिंध गया, हत्ता कि लाड़काने भी मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ देहात में, तो मुझे लगा जैसे मैं 400-500 साल पहले की दुनिया में आ गया हूँ। बिल्कुल मट्टी के घर बने हुए, बच्चे बरहना भाग रहे हैं और मफलूकुल हाल लोग हैं। उनके कपड़े देखकर, उनके रहन सहन देखकर अंदाज़ा होता है कि इंतहाई गुर्बत में ज़िंदा हैं ज़्यादातर लोग।
तो ऐसे माशरे में आप आम आदमी को कैसे ये शऊर दे सकते हैं कि वो अदनान साहब, इन बातों पे यकीन ना करे और कोई और मुतबादिल ढूंढे? आपने सिंध का जिक्र किया, पूरे मुल्क का ये हाल है। पख्तूनख्वा में 18 लाख बच्चा है, 18 लाख, जो रात जब होती है तो वापस जाने के लिए उसके पास घर मौजूद नहीं है। वो 18 लाख बच्चा रात को उसको मालूम नहीं है वो कहाँ, वो मजबूर है कि वो ट्रकों के होटलों पे ये कूड़े के ढेर। हमारे 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं स्कूलों में नहीं जाते, जिनकी उम्र जो है स्कूलों में जाने की है। यानी दूसरी तरफ का देख लीजिए कि वहां 2013 से पीटीआई की हुकूमत रही और 2014 में इमरान खान उसका साबिक उसका चेयरमैन का एक इंटरव्यू हुआ जिसमें उसने इस बात को तस्लीम किया कि ये बहुत शर्मनाक हकीकत है कि लाखों बच्चे वापस उनके पास सोने के लिए छत नहीं है, कुछ नहीं हुआ उनके लिए। लेकिन एक तरफ कुछ हम बीआरटी बना रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं और मोटरवेज बना रहे हैं सवार बीआरटी, जहां से आपने नहीं पूरे पाकिस्तान में। दूसरी तरफ बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं। मसला ये है कि ये जो होता है ना जंपिंग अराउंड, लाइक ये ना नहीं, किया। मेरा तो ये है कि भाई आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। तो हम अब सूबों की बात कर रहे हैं ना पस मंजर में। आपने पीपल्स पार्टी और सिंध की बात की, मैं पख्तूनख्वा में पीटीआई की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। बीटीआई तो वहां फिट आती है, मैं तो पूरे पाकिस्तान की भी बात कर रहा हूँ ना। आप जंप अराउंड कर रहे हैं। लेट्स सी, आगे चलते हैं। दूसरी जी भड़कती हुई खबर वो ये है कि वो शाह महमूद कुरैशी, हाँ देखिए ना कि एक वज़ीर ख़ारजा, जैसे भी आपको उनसे सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जिस तरह आप उनको पुश कर रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, घसीट रहे हैं, ये कोई मुनासिब बात है? अब देखिए ना कि ये एक नुक्ता नज़र है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग नुक्ता नज़र है जिसका आपने, लेकिन एक दूसरा नुक्ता नज़र भी है। हाँ, दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि तुम वज़ीर ख़ारजा रहे हुए हो, सारी ज़िंदगी सियासत में गुजारी है, खुद को सियासतदान कहते हो, ये कहते हो कि सियासतदान तो वो होता है ना जो अपनी सोसाइटी को जानता है, हकीकतों को जानता है। मुझे आप ये बताएं, हम इसको छोड़ देते हैं एक लम्हे के लिए पाकिस्तान, आप बरतानिया चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, पुलिस आई है आपको लेने, जो लोग आए हैं वो पुलिस है, वो हॉस्पिटल के, अच्छा हॉस्पिटल के भी लोग अगर आए लेने के लिए और मरीज जाने से इनकार करे, ज़हनी तौर पे पागल हो, तो वो मैन हैंडल करके उठा के लेके जाएंगे, वो अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे। पुलिस है आपको लेने के लिए आई हुई है, आपको बता रहे हैं कि आपको अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं, आप खड़े हुए वहां तकरीर फरमा रहे हैं, आपको ये मालूम नहीं है कि पुलिस आपको मैन हैंडल करेगी। मेरी आईनी और कानूनी हकूक भी, आईनी और कानूनी हकूक, पुलिस का कोई हक नहीं है। सुप्रीम जब कोर्ट का ऑर्डर है कि आप इनको, वो तो एक और केस है ना, वो तो हो गया। अब पुलिस आपको लेने आ गई है। लॉ अबाइडिंग सिटीजन का पहला काम यह है कि जब वो ये देखेगा कि मुझे पुलिस लेने आ गई है, तो उसके बाद वो उसको ये जानना चाहिए कि ये पुलिस वाले की जो फर्द बंदा खड़ा हुआ है, इसकी मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने इसकी बहस नहीं चुराई, इसने मेरी बहस नहीं जस्टिफाई कर, मैं जस्टिफाई प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं कि पुलिस जब आपको लेने आई है वो ऑर्डर्स फॉलो कर रही है, वो आपको अगवा करने नहीं आए, उन्होंने वर्दियां पहनी हुई है, ऑफिशियल कैपेसिटी में आए हैं। अब अगर बिल्कुल दुरुस्त है, अगर आप पुलिस एक केस से निकलते हैं, दूसरे में गिरफ्तार, दूसरे से गिरफ्तार, तीसरे में गिरफ्तार, फिर जंप अराउंड, नहीं जंपिंग, मैं एक वाकई की बात, वो भी तो जंपिंग कर रहे हैं, एक केस से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। देखें, जिस शऊर को, इस शऊर के साथ कोई लॉजिक हो नहीं सकती, मकालमा मुमकिन नहीं रह गया, उसकी वजह यही है कि आप एक इवेंट पर बात मुकम्मल नहीं करते, दूसरी, तीसरी, चौथी पर। मैं आपसे बतौर असूल के बात कर रहा हूं, शाह महमूद कुरैशी का वाकया आप साइड पे कर दीजिए। आपको पुलिस अरेस्ट करने आई है वर्दी में, आप उस अरेस्ट को जब रेजिस्ट करेंगे, वो कहते लोग कोई अरेस्ट, तो क्या करना चाहिए? पथराव करें, पेट्रोल बम मारे, नहीं वो तो चीखें मारे, अपना मौकिफ दे रहे हैं कि मुझे नहीं गिरफ्तार। पुलिस का काम नहीं है आपका मौकिफ सुनना, जज का काम है। पुलिस क्या, उसकी ड्यूटी है आपको अरेस्ट करने आई है, आप उसे रेजिस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं तमाशा हो गया। पुलिस उनको कन्विंस भी तो कर सकती है, पुलिस का ये काम नहीं है कि वो आपको कन्विंस करे, धक्के दे दे के आप एक, अगर आपका शऊर ये है कि पुलिस आपकी फुफी नहीं है, खाला नहीं है, आपकी मां नहीं है, वो तो पुलिस का काम है कि पुलिस आपको ऑफिशियल ड्यूटी पे अरेस्ट करने आई है, आप हकूक की खिलाफवर्जी, तो शहरी हकूक जाके अदालत में जाएं, आपके वकील ये बात उठाएंगे, आपके लवाकीन ये बात उठाएंगे, आपको अगवा करने आए हैं वो रात को, आपको इतनी सेंस नहीं है कि वो यूनिफॉर्म में मुझे अरेस्ट करने आए, आप तमाशा कर रहे हैं। अच्छा बात सुनिए, अच्छा अब लेकिन जो तमाशा उन्होंने करना था वो करने में कामयाब हो गए, ठीक हो गया, ये सारी की सारी बात डिबेट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि मकसद उनका यही था कि वो डिबेट। अच्छा अब इससे आगे चलें, ये साबिक वज़ीर ख़ारजा है, आप मौजूदा सदर मुमलिकत पे आए, एक हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट अपने मुल्क के खिलाफ, अब इस पर मुजम्मत करने के लिए उनका हक नहीं बनता कि अपने मुल्क में होने वाली इंसानी हकूक़ के खिलाफ रिजाइन दे,
क्यों रिजाइन देकर बाहर आए, उसके बाद आवाज उठाए। जब इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, रिजाइन दे, जब आप को गाइड करना, मुमलिकत को बताना कि ये बुनियादी हकूक आइन में दिए गए हैं, इनके ख्याल रखो, इस तरह कागजात नामजदगी मत छीनो, इस तरह लोगों को मत उठाओ कि वो वहाँ पर उनके तजवीज़ को निंदा, तस्दीक को निंदा को उठा रहे हो। एक जो मुल्क का कानून और आइन का ढांचा है, उसके अंदर रहकर काम करो। शऊर का सबसे बड़ी अजाब ये है, ये जो पैदा हो गया है, ये सिर्फ नौजवानों में नहीं है, ये हर उम्र के लोगों में पैदा हो गया। इस शऊर का मतलब ये, इस शऊर से मकालमा मुमकिन नहीं है। इस मुल्क में इस दुनिया में अभी इसराइल एक रियासत है, वो जो कुछ कर रहा है दुनिया में भर उसकी मजम्मत कर रही है, बड़ा जुल्म कर। आपने इसराइल के प्रेसिडेंट को इस तरह की बात करते हुए सुना? हम उसकी मिसाल नहीं लेना चाहते, इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि आपको सूट नहीं करता। जालिम मुल्क है, आपको जालिम मुल्क है, आप कत्लेआम कर रहे हैं बेगुनाह लोगों को। भाई जिस वक्त आपके मुल्क का सदर ऑफिशियल कैपेसिटी में, जिस वक्त ऑफिशियल कैपेसिटी में बात करता है जो आरिफ अलवी ने की, उसके बाद अब उस सारे के अमेरिका में एक इलेक्शन का सीजन आने वाला है, बर्तानिया में इलेक्शन का सीजन आने वाला है, यही दो मुल्क है जहां सबसे ज्यादा आपके इंटरेस्ट हैं। वहां पे ह्यूमन राइट्स वॉच, IMF, वर्ल्ड बैंक, दुनिया में रहना है ना आपने। अब वो लोग जो दुनिया में आपने रहना है, वहां पे ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं, उनको एक सदर ऑफिशियल कैपेसिटी में जब ये गवाही दे रहा है, इस्लामाबाद में पूरी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी बैठी हुई है, जब वो ये कहेंगे कि ये अपोजिशन का लगाया हुआ इल्जाम नहीं है, ये किसी मीडिया का लगाया हुआ इल्जाम नहीं है, ये तो एक सदर कह रहा है, सुप्रीम कमांडर कह रहा है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, यहाँ तो हो तो रही है। तो जब वो ये बयान देगा तो उसके बाद उसका नतीजा आएगा, जो नतीजा आएगा, लोगों के घरों में पुलिस घुस रही है, बगैर वारंट के घुस रही है, तोड़फोड़ कर रही है, और क्या हम तो फिर छोड़ देना, पुलिस स्टेट बना दे। तो फिर इस पुलिस स्टेट का सदर क्यों है? नहीं, वो है, वो रहेंगे, वो आईनी तौर पर रहना भी है, बुरा भी कहना है, इलेक्टेड सदर है, रहना भी है, बुरा भी कहना है, एक ही वक्त में ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो उनका ये है वो शऊर जो सदर हैं, वो इलेक्टेड सदर हैं, उनको रहना पड़ेगा, उन्हें आईनी हकूक की अमलदारी यकीनी बनानी पड़ेगी। अब मैं आपसे गुजारिश करूं, जज साहब हौसला नहीं, आप मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि ये जो शऊर है, फसादी शऊर, इस फसादी शऊर के साथ जिसके साथ मकालमा अब पॉसिबल नहीं रहा, इस शऊर को मैन हैंडल ही किया जा सकता है, और कुछ नहीं किया जा सकता। आप लोग देख रहे हैं जगह जगह सदर का ये बतौर सदर काम नहीं है। उस्मान डार की वालदा के साथ क्या हुआ, जगह जगह पुलिस घुस रही है, लोग गवाहियां दे रहे हैं, माजी उठा के इंसानी हकूक की माजी में बुरा हुआ तो आज भी बुरा होता है। आप अगर राना सनाउल्लाह पे झूठा मनशियात का केस बनाए तो वो बिल्कुल जायज है। आज आपकी गिरफ्तारी हो जाए तो आपका ये फर्ज है कि आप पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के लिए अपनी सारी कोशिशें करें। आपकी ऑडियोज पकड़ी गई हैं कि आप पाकिस्तान चाहते हैं डिफॉल्ट हो जाए। कभी आप आलमी कम्युनिटी में खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ गवाही देते हैं कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगे। ये वही शऊर है कि वो शख्स जिसने कहा था साबिक वजीर आजम ने कि मुझे हटाने से बेहतर था कि इस मुल्क पर एटम बम चला देते। ये है वो शऊर, तबाही फसाद का शऊर, जो मुल्क जिसने ये कहा था कि इनको लाने से बेहतर था कि मुल्क पर एटम बम चला दे। हमारा यानी या तो मैं रहूंगा नहीं और या फिर मैं सबको कब्रिस्तान बना दूंगा। आप ये है वो शऊर जो आइन में दी गई आजादियां हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उसकी मुहाफिज है, उसकी निगहबान है, और उसके ऊपर हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि वो आवाज उठाए। लेकिन वो हकूक जो आपको मिले, क्यों हकूक सिर्फ वो हैं जो आपको मिले। नवाज शरीफ को हकूक नहीं मिले? नवाज शरीफ को 2018 नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत पाकिस्तान की कोर्ट नहीं दी? नवाज शरीफ को 2018 में 3 साल तक राना सनाउल्लाह की फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, वो अदालतों ने रोके रखा? क्या पाकिस्तान में शहबाज शरीफ पे जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उनको वजीर आजम बनाया गया, अदालतों ही ने इस काम को रोका? तो जब अपोजिशन के तमाम लोगों को, जरदारी साहब को केसेस में रिलीफ मिला, पीपल्स पार्टी को मिला, नून लीग को मिला, और तमाम केसेस जो इनके ख़त्म हुए, इन्होंने 32 तरामीम की अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए नैब लॉ में। तो भाई देखिए, ये जो है मेरा और आपका काम ये है कि जो सिविल और सोशल राइट्स हैं कि हम इंसानी हकूक की जोर दें कि हम सिविल सोसाइटी हैं। अगर हम इंसानी हकूक की बात लोगों को कंफ्यूज करें, मेरा और आपका काम यह है कि हम लोगों को इंतशार करना सिखाएं। मेरा और आपका काम यह है कि हम फसाद करना सिखाएं। मेरा और आपका काम यह है कि ढिठाई के साथ, हमारा काम है ढिठाई के साथ झूठ बोलें। आइन और कानून हमें तो फिर ये आइन और कानून आपको क्यों याद नहीं? पुलिस को खुली छूट नहीं दी जा सकती। आपका ये फर्ज क्यों नहीं है कि आप ये बताएं कि जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज 2018 में यहाँ आए थे, उनका भी हक था कि उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाता, उन पर झूठे मुकदमे बने। तो उनके साथ गलत हुआ तो आज भी गलत हो, ये बात नहीं है, ये फसादी सोच है। जो उनके साथ हुआ आज भी वही हो, आप होता है माने नहीं, आप ये सवाल ना उठाएं कि जो उनके साथ हुआ तो ये सवाल ना उठाएं। जब भुट्टो को फांसी दी गई, अब हर एक को फांसी, फिर सवाल उठा रहे हैं, ये फसाद है।
नहीं, ये फसाद है। आपने देखा ना, मैं आपसे गुजारिश कर देता हूं, जो जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, जो बेनजीर भुट्टो को शहादत ये सब हुई, फसाद, वही सारा काम अब भी ये हो। सब की सब फसादी सोच है जो आप मैं जो बात कहते हैं मैं गुजारिश कर रहा हूं ना, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये होती है कि जो पहले हुआ वो भी गलत था, जो आज हो रहा है ये भी गलत है। तो ये है स्टेटमेंट। मैं भी कह रहा हूं, ये ना, आप नहीं कह रहे। मैं क्यों नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं। ये जो पूरा शऊर है, ये शऊर ये कह रहा है कि नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को दिनों में इंसाफ मिल रहा है। वो शऊर ये बात नहीं कर रहा है कि ये मुकदमे 23 साल पहले 12 अक्टूबर से शुरू होते हैं, 23 साल लगे हैं, 23 साल इनके पीछे, 23 साल है, ये दिनों में फारिग नहीं हो रहे। उसके बाद जो मुकदमे बने, अगर रीसेंट की बात करते हैं तो 2017-18 से शुरू हो, इस बात को भी 6 साल हो गए हैं। वो आदमी जलावतनी भुगत के आ रहा है, कैद होके आ रहा है, आप उसका वो टाइम वापस नहीं कर सकते। लेकिन आप, ये शऊर क्या कहता है? वो ये कहता है कि दिनों में इंसाफ मिल रहा है, दिनों में। ये है फसाद, ये है गुमराही। अच्छा, जो आपके खिलाफ मौकफ है वो फसाद है, जो आपका मौकफ है वो ठीक? बिल्कुल नहीं, मैं ये असूल की बात कर रहा हूं। फिर आप अपनी बात को असूल ये होता है, मैं कह तो रहा हूं, मैं गुजारिश कर तो रहा हूं कि असूल ये है कि आप स्टेटमेंट देते हैं कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी तब भी गलत थी, आज भी गलत है। बिल्कुल ये गलत थी, स्टेटमेंट है। कल भी गलत थी, आज भी गलत लेकिन है। आप हम कहते हैं हर प्राइम मिनिस्टर का डिसमिसल होना रिकॉर्ड पे है आपका। हर प्राइम दोबारा सुन लीजिएगा, आप ये फरमा रहे हैं कि आपने सवाल उठाया कि अच्छा, अगर क्या उस वक्त जो हुआ वो गलत था तो क्या आज भी ये होना चाहिए? ये स्टेटमेंट नहीं है, ये फसाद है, ये गुस्से को भड़काना है। जो आप ये जस्टिफिकेशन खिलाफ है वो फसाद है। नहीं, मैं कह रहा हूं ये जस्टिफिकेशन। जो आपने सुप्रीम कोर्ट पे नून लीग ने हमला किया वो फसाद नहीं था? आपने जाके जो मैं ये फिर वो ये देखना, ये भी है जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपने जजों के ऊपर हमला कर दिया वो फसाद नहीं था? उस मियां मुनीर को सजा मिली या नहीं मिली? तारिक अजीज को सजा मिली या नहीं? वो सही मिली थी, बिल्कुल सही मिली। नहीं करना चाहिए था हमला। उसकी सजा मिली ना, मिलनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए। ये है मिली। मैं स्टेटमेंट दिए चला जा रहा हूं। जिन लोगों ने हमला कराया उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जिन लोगों ने ये हमला किया उनको सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद जिन लोगों ने पेट्रोल मोबाइल पर ये अपना बमों के हमले किए उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, उनको भी मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। जिसने जाके जब अदालत पे हमला किया, जिसने जाके जब थानों पे हमला किया, पुलिस मोबाइल पर हमला किया, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। और वो सारे के सारे लोग जो 9 मई और इस तरह के वाकयात का जवाब देते हैं, वो सारे के सारे लोग बराबर के शरीक मुजरिम हैं। जो लोग भी मुल्जिम हैं उन पे आप मुकदमा चलाएं, उनके खिलाफ सबूत पेश करें, उनकी कन्विक्शन करें, लेकिन जो बेगुनाह है उनको क्यों पकड़ते हैं? और जो पेट्रोल बमों के आप चलाते हैं उनको भी दें सजा, उनको भी देना सजा। लेकिन जो लोग बेगुनाह हैं, जो बेगुनाह हैं उनको क्यों आप? ये बेगुनाह वाली बात मैंने और आपने अदालत लगा के, यहाँ पे अदालत लगा के हमने, नहीं तो आप बगैर वारंट के पुलिस घरों में दाखिल हो रही है, लोगों की चादर चारदीवारी का पामाल कर रही है। अदालत कहती है कि आप बंदा छोड़ दो, आप एमपीओ में उसे गिरफ्तार कर लेते हैं ताकि वो सियासी सरगर्मी में हिस्सा ना ले सके। दूसरे के मुखालिफ के हाथ पांव बांधकर आप उसको कहते हैं कि आओ मुझसे मुकाबला। इसका मतलब यह है कि ये रवैया जो 2018 में हुआ ये गलत था। 2018 में जब 2018 में जब अच्छा, वो किसने किया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने किया? वो मेरी बात सुने ना, जो कुछ किया सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब आप फिर आप सुप्रीम कोर्ट पे बात करें ना, आप उसको क्रिटिसाइज करें ना। असूल को तो पहले अभी आप कह रहे हैं कि पुलिस का काम फैसला करना नहीं है, अदालत का काम है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट पहले ये तो मानिए ना 2018 में जो हुआ वो गलत था या नहीं था? मैं सवाल का जवाब 2018 में गलत हुआ? आप एक बात कहें ना, एक बात कहें कि ये बात गलत हुई। नवाज शरीफ का आना, मरियम नवाज का आना, उनकी गिरफ्तारी, पीएमएलएन के लोगों की गिरफ्तारी और उसके बाद मुस्तकिल जिस तरह का इन पर प्रेशर डाला गया, वो सारा अमल, मैं आपको केस बात कर रहा हूं ना। मरियम नवाज की वापसी, नवाज शरीफ की वापसी, जिन केसेस में इनको गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला अदालत गया, के हुक्म पे नहीं किया गया? आप मुझे ये बताइए कि क्या वो दुरुस्त था? नहीं, आप बताइए, अदालत ने कहा या पुलिस ने खुद से किया? मैन हैंडल किया गया, वो दुरुस्त था? नहीं, बिल्कुल गलत था। इसका मतलब यह है कि जब आप पाकिस्तान के हर प्राइम मिनिस्टर की बदकिस्मती है, उस पे केस चलते हैं, इसका मतलब यह है कि असूल की बात यह होगी, जहां पे आपका मेरा वो मसला खत्म हो जाएगा। असूल की बात यह होगी कि पाकिस्तान के किसी भी इदारे को, पुलिस को, किसी भी इदारे को सियासत में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, नंबर 1। बिल्कुल नहीं। और नंबर 2 ये कि पाकिस्तान के किसी भी इदारे को सियासत में, अंदरूनी सियासत में इदारों का कानून और उस इदारों की ताकत का इस्तेमाल करते हुए किसी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। ये काम पहले हुआ तब भी गलत था, ये काम आज होगा ये तब भी गलत है। मैं तो ये है असूल की बात। राना सनाउल्लाह पे जिसने झूठा मुकदमा बनाया उनको भी सजा होनी चाहिए।
बिल्कुल सजा होनी चाहिए, ये है। ठीक है, इस पॉजिटिव नोट पे आज की डिस्कशन का हम ख़त्म करते हैं, कल फिर लड़ाई झगड़ा शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, अब लेते हैं एक ब्रेक और आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सर्दियों की आमद के साथ ही लोग जो है नज़ला, ज़ुकाम, बुखार इसमें मुब्तला हो रहे हैं और स्मॉग की वजह से लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी सेहत इफेक्ट कर रही है। पहले कहा जाता था कि मौसम में आती तब्दीलियाँ होती हैं और मौसम के बिल्कुल तब्दील होते हुए या फिर सर्दियाँ स्टार्ट होते हुए इस तरह के मामलात होते थे, और अब हम देख रहे हैं कि दिसंबर का बिल्कुल एंड है और अभी भी लोग शदीद बीमार हैं और हर तरफ लोग अस्पतालों में जा रहे हैं अपने चेकअप करवाने। किसी को फीवर है तो किसी का गला ख़राब है तो किसी को फ्लू है। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर क्योर एमडी डॉक्टर असवर साहब और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर जरताश साहिबा। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यू डॉक्टर साहब, ये अभी हम देख रहे हैं कोई वायरल है, ये क्या है? बड़ा मुख्तलिफ किस्म का लोगों को बुखार विद शिवरिंग इस तरह से, मतलब गले में एक पेन स्टार्ट होती है जो मुझे भी इर्द गिर्द लोगों ने बताया, और उसके बाद से इतना स्वेयर बुखार होता है, फिर खांसी, फिर फ्लू। जी अस्सलाम वालेकुम। ये ड्यूरिंग दिसंबर ये जो ऑनसेट हुआ है सिम्टम्स का, दिस इज़ मोस्टली ड्यू टू स्मॉग। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें वी नीड टू नो कि व्हाट इज स्मॉग और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और वो कैसे हमारी बॉडी पे अफेक्ट करता है। तो फिर ये सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये सिर्फ इस ब्रैकेट ऑफ टाइम में ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं। तो स्मोक की जब हम बात करते हैं तो स्मोक इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग, और इसका रीज़न ये है कि क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लोगों ने कार पुलिंग नहीं की, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करता, सो जो रेशो है पार्टिकल्स का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नो रिगार्डिंग स्मॉग दो तीन फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमने इससे कैसे बचना है, फिर मैं उन सिम्टम्स की तरफ आऊँ। ठीक है, सबसे पहले तो आउटसाइड हम क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव इज़ कि जो भी आउटसाइड हमारी एक्टिविटी है हम उसको मैक्सिमम पॉसिबल रिस्ट्रिक्ट करें। अगर हमारा कोई फंक्शन है आउटसाइड जो हम अवॉइड कर सकते हैं, वी ट्राई टू स्किप इट। सेकेंडली ये है कि अगर हमने ट्रैवल करना ही है तो जो पीक आवर्स हैं हम उनको अवॉइड करें इफ़ वी कैन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्डली ये है कि जो लोग इसमें बाइक यूज़ करते हैं ड्यू टू अफोर्डेबिलिटी इशू, अगर इस सीज़न में 3-4 दोस्त मिलके एक कार पूल कर लें तो दे कैन रियली अवॉइड द सिम्टम्स ऑफ दिस स्मॉग एंड ऑल द रिलेटेड इशू। अब हम ज़रा घर के अंदर की बात करते हैं और फिर हम उनके सिम्टम्स की तरफ जाते हैं। तो घर में सबसे पहले तो आपकी जो खिड़कियां हैं, जो दरवाजे हैं, आप उनको बंद रखें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एग्जॉस्ट भी यूज़ ना करें कि ऑल्दो जो एग्जॉस्ट है वो एयर को सर्कुलेट तो करता है लेकिन जो पर्टिकुलेट मैटर है बाहर से वो अंदर आता है। सो वी शुड नॉट यूज़ एग्जॉस्ट ड्यूरिंग दिस सीजन। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो ह्यूमिडिटी है। इस विंटर सीजन में स्पेशली दिसंबर ऑनवर्ड्स जो है वो ड्राइनेस हो जाती है और ह्यूमिडिटी नहीं रहती। घर के अंदर और आपके जो भी कमरे हैं उसमें ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो 70% तक रहना चाहिए, बिकॉज अगर वो इससे लो फॉल करता है तो हमारे लंग पैसेजेस जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। वो किस तरह अफेक्ट होते हैं हम उस तरफ भी आते हैं। ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन करें, इसमें सबसे पहले तो ह्यूमिडिफायर है। अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एक केटल ऑन कर लें उसका ढकना उठा के। अच्छा। अगर वो भी नहीं है तो आप एक पानी बॉयल होने रख दें ताकि वो एवेपोरेट होता रहे और ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो मेंटेन होता अच्छा, वो किचन में एवेपोरेट होता रहेगा और पूरे घर में वो ह्यूमिडिटी लेवल। आप कोशिश करें कि आप उसको थोड़ा सा लॉन्ज में रख लें या वो जहाँ उसके इफेक्ट्स हों या उस कमरे में रख लें अगर आपके पास केटल नहीं है या ह्यूमिडिफायर। उसका रीज़न ये होता है कि जब ड्राइनेस होती है और ह्यूमिडिटी नहीं होती तो हमारी जो लंग पैसेजेस हैं उनकी जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है वो ड्राई हो जाती है जी, और उसकी सिक्रीशंस प्रोड्यूस नहीं। इसके हल के लिए मजीद जैसे स्मोक से बचने के लिए अद्वियात कोई ऐसी या कोई ऐसी एहतियात तो आपने बता दी है। डॉक्टर साहब, इससे पहले आप अद्वियात पे जाए एक अनाउंसमेंट हम कर दें यहाँ पे कि आप लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉलर्स इस सेगमेंट के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप कोई राय देना चाहें या कोई आप एक्सपर्ट राय लेना चाहें तो उस हवाले से भी आप कॉल कर सकते हैं। जी, नंबर टीवी स्क्रीन पर आएगा सर, प्लीज। देखिए जी, अद्वियात की जब बात करते हैं तो वी शुड नॉट जंप। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर सिम्टम्स आते हैं जिसमें माइल्ड सी हमें कफ है
और हम इवन हमें फीवर है और 1-2 दिन तक रह रहा है और थर्ड डे तक नहीं जा रहा, तो फिर हमें तो जाना हम चाहिए सिंपल जो है हम हम अच्छी डाइट लें, हम थोड़ा रेस्ट करें, हनी लें, हम अगर फीवर है तो हम पैनाडोल ले लें, नॉर्मल कफ सिरप ले लें, एंटीहिस्टामिन ले लें, एंटी एलर्जिक, ताकि जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस हो रही हैं वो कम प्रोड्यूस। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो फीवर प्रोलॉन्ग होता है 3rd डे 4th डे तक, तो फिर वी शुड नॉट टेक इट ईजी, क्योंकि ये जो नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम बुखार है ये कॉम्प्लिकेट हो सकता है टूवर्ड्स निमोनिया। तो और बच्चों में स्पेशली ये होता है कि इस सीज़न में उनके जो सीलिया हैं, सीलिया माइक्रोस्कोपिक लेवल के हेयर हैं जो हमारे म्यूकोजल लाइनिंग में होते हैं, एडल्ट्स के भी और बच्चों में। यानी इसका ये है कि हमें ख्याल रखना होगा अपने तौर पर भी, क्योंकि ये जो चीज़ है हवा में, इसको तो हम रोक नहीं सकते। तो ज़रताश, चूँकि आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो आप बताएं कि ग़िज़ाएँ ऐसी कौन सी खानी चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो, क्योंकि बीमार तो हम हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास वो वाली हमें अशिया का इस्तेमाल करना चाहिए जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, क्योंकि ऑलरेडी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो हमने उसको रिड्यूस करना होता है। उसमें सबसे नंबर 1 पे हमारे पास आता है गार्लिक और जिंजर। तो गार्लिक जो है वो तो जाना ही जाता है इस नाम से कि इट इज़ इम्यूनिटी बूस्टिंग सुपरस्टार। तो इम्यूनिटी बूस्टिंग सुपरस्टार है, और ये World War II से चलता आ रहा है कि जब 2 World War II हुई थी तो तब से मरीज़ों को गैंग्रीन जो होती थी, जिससे हमारे टिश्यू डेड हो जाते थे, उनको ट्रीट करने के लिए था। लेकिन गार्लिक यूज़ करने का अच्छा तरीका ये है कि उसको रॉ ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जब हम उसे कुक कर लेते हैं उसके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं। सो उसको रॉ इस्तेमाल किया जाए। और इसके साथ साथ जिंजर है, जिंजर की अपनी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो तो हम कहवे में भी डाल के लेते हैं। जैसे जब लोगों को ज़ुकाम होता है, कोल्ड फ्लू है, सोर थ्रोट है, उसके लिए भी तो बहुत बेहतरीन है। उसमें हम ग्रीन टीज़ में डाल के ले सकते हैं, चाय में भी पी सकते हैं, चाय में ले सकते हैं, अदरक वाली चाय लोग पीते हैं, ग्रीन टीज़ पीते हैं। इसके साथ साथ हनी जो है, हनी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है, वो तो हम बच्चों को भी देते हैं, जैसे काली मिर्च जो है वो शहद में डाल के, क्योंकि काली मिर्च भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। अच्छा ज़रताश, ये जो भी आपने बताया ये सारे तरीके, ये तो एक हेल्दी पर्सन है नॉर्मल, अगर उसको अपना इम्यूनिटी सिस्टम बरकरार रखना है या बूस्ट रखना है तो वो ये सारी डाइट ले। वो ख़वातीन हज़रात जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर या डायबिटिक है, इस तरह से उन्हें कोई बीमारी है, वो क्या अच्छा, डायबिटिक और ब्लड प्रेशर के मरीज़ उन दोनों के लिए तो ये चारों जो इंग्रेडिएंट्स है बेहतरीन है, क्योंकि इनसे कोई मसला नहीं होता। क्योंकि हमारा जो जिंजर है वो तो इतनी अच्छी ये प्रॉपर्टी रखता है कि अगर हमारा वाइट ब्लड सेल्स कम हुए हैं तो वो उनको ज़्यादा कर देता है, और अगर ज़्यादा हुए हैं तो उनको मेंटेन करता है। तो वो एक होम्योस्टेसिस मेंटेन रखता है हमारी बॉडी के अंदर। और क्वांटिटी कितनी? क्वांटिटी, हाँ जी, क्वांटिटी की अगर बात करें तो जो हमारे पास गार्लिक का क्लोव है वो दिन में हम 3 इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक जो है वो भी इनफ प्रॉपर्टीज़ रखता है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर मसला है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंजर जो है वो हम हाफ जिंजर उसको ग्रेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब वो आ जाता है हमारे पास 1 टीस्पून के अकॉर्डिंग, तो वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ काली मिर्च की बात करें, वो हम पिंच 2-3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। हनी जो है वो 2 टीस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो डायबिटिक पेशेंट्स भी हनी इस्तेमाल करते हैं अगर वो ऑर्गेनिक सोर्स से आया हुआ है, इनऑर्गेनिक ना हो, यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर से बना ना हो, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि एक न्यू टर्म आई हुई है जो साइंस ने निकाली है, इम्यूनो न्यूट्रिशन। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं उनको हम इम्यूनो न्यूट्रिशन कहते हैं। अच्छा। सो उसमें सबसे नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है आर्जिनिन। आर्जिनिन हमें कहाँ से मिलता है? सारी गोश्त से बनी हुई चीज़ों से। अच्छा। प्रोटीन आप यखनी पीते हैं जी, हम लोग? यखनी पीते हैं, ब्रॉथ पीते हैं। इसके साथ एग वाइट्स, वो सबसे अच्छा रिचेस्ट सोर्स है। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ आती है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए। अब न्यूक्लियोटाइड्स हमें कहाँ से मिलेंगे? वो सारे हमें मिलेंगे विटामिन B9 और B12 से। B9 और B12 हमें सारे कहाँ से मिलेंगे? वही दोबारा गोश्त से बनी हुई चीज़ों से। और अगर वो नहीं ले सकते, फॉलिक एसिड फीमेल्स के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उनकी शादी हुई है नहीं हुई, उनको अपने फॉलिक एसिड की टैबलेट्स तो लाजमी लेनी चाहिए, क्योंकि मेल्स में इसकी कमी नहीं होती, औरतों में ज़्यादा होती है इसकी कमी। इसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है कि हमने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। एक टैबलेट एक दिन में खानी होती है? वो एक टैबलेट एक दिन में 4 मिलीग्राम की होती है। वो तो कंटिन्यू रखनी होती है, क्योंकि वो विटामिन C जो है वो विटामिन B9 जो है वो हमारा वाटर सॉल्युबल है, वो हमारे कहीं भी जाके डिपॉजिट नहीं होता, वो डेली में हमारे यूरिन में सिक्रीट हो जाता है, स्वेट में सिक्रीट हो जाता है, उसके डेपोजिशन का कोई मसला नहीं है। सो इसके साथ साथ हमारे पास तीसरी चीज़ थी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, वो हमें सारी मिलती है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। फरहान लाहौर से। फरहान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सवाल है आपका? मैंने बस ये पूछा था कि मेरी ना कमर में पेन हो रही है 2-3 दिन से, तो वो ठीक नहीं हो रही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कोई सवाल? आपकी एज क्या है? मेरी एज है 30 इयर्स।
तो आपका लाइफस्टाइल क्या है? आप ऑफिस जॉब करते हैं या आप कोई फील्ड का काम करते हैं, क्या करते हैं आप? मैं ऑफिस जॉब करता हूँ। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वॉक वगैरह आप करते हैं? कम कम करता हूँ, बाइक वगैरह यूज करता हूँ, ज्यादा वॉक वगैरह नहीं करता इतनी ज्यादा। अच्छा, मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि अभी आप कोई इसमें इट्स टू अर्ली, तो आप अभी कोई मसल रिलैक्सेंट अपने किसी लोकल जीपी डॉक्टर के पास जाएं, कोई मसल रिलैक्सेंट जेल और कोई टैबलेट लें, कोई कैप्सूल लें और थोड़ा सा वीकेंड पे रेस्ट करें, थोड़ी सी वॉक करें एंड जस्ट ऑब्जर्व योर सिम्टम्स, डोंट गेट वरीड। अगर ये सिम्टम परसिस्ट करते हैं फॉर 3-4 वीक्स तो फिर आप किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाएं। प्रॉबली वो आगे अगर उन्होंने फील किया तो आपका कोई सीटी स्कैन या एमआरआई एडवाइस करेंगे, विच आई थिंक जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो आप अभी नॉर्मल अपना कोई जेल इस्तेमाल करें, कोई पेन किलर लें, मसल रिलैक्सेंट लें, रेस्ट करें, तो आई थिंक यू विल ओवरकम। आई थिंक बॉडी पोस्चर का भी बड़ा जी हाँ, किरदार होता है। वॉक शुरू करें क्योंकि ऑफिस में तो यू हैव टू सिट डाउन, बट कोशिश करें कि घर आके कोई 45 मिनट्स या 1 आवर ज़रूर आप वॉक करें। डॉक्टर असफर साहब, अभी हम चूँकि ये वायरल जो आजकल चल रहा है बिकॉज ऑफ वेदर उस पर बात कर रहे थे, तो मैं एक सवाल ये करना चाह रहा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब सिचुएशन थोड़ी स्वेयर हो या प्रोलॉन्ग हो फीवर, कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन पे चले जाते हैं, वो खुद से ही एंटीबायोटिक खरीद के कुछ खा लेते हैं, तो ये सेफ है? अगर खतरनाक है, कितना खतरनाक है? ये बिल्कुल सेफ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका वायरल प्रोलॉन्ग कर रहा है, इन्फ्लू प्रोलॉन्ग कर रहा है, 3rd डे 4th डे तक जा रहा है, तो देयर आर चांसेस कि वो कॉम्प्लिकेट होके निमोनिया की तरफ जाए। दिस इज़, और अगर वो निमोनिया की तरफ जाता है तो इट इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन जहाँ आपके लंग्स की कंसोलिडेशन हो जाती है, कंसोलिडेशन पैचेस बन जाते हैं लंग्स के अंदर। और आप अगर उसको भी फर्दर किसी कंसल्टेंट डॉक्टर या चेस्ट स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाते और घर में ही अपनी सेल्फ मेडिकेशन जारी रखते हैं, तो आप इवन लंग फेलियर की तरफ जा सकते हैं, जिसका अल्टीमेट ये है कि आपको आईसीयू में एडमिट होना पड़ सकता है और इवन वेंटिलेटर की तरफ जाना पड़ सकता है। देसी टोटके कर सकते हैं। देखिए, देसी टोटके जो डाइट से रिलेटेड है, लेकिन अगर आपका फीवर परसिस्ट कर रहा है, 3rd डे 4th डे तक जा रहा है, आपकी सेचुरेशन भी ड्रॉप कर रही है, तो इट इज़ अ वेरी हाई टाइम कि आप जो पल्मोनोलॉजिस्ट है या जो चेस्ट स्पेशलिस्ट है उसको दिखाएं, अपना वो आपका एक्सरे करे, आपकी प्रॉपर लैब इवैल्यूएशन करे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से चेस्ट के केसेस इसीलिए कॉम्प्लिकेट होते हैं कि बहुत लेट वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। इतनी देर में जो लंग डैमेज जो होता है वो शुरू हो जाता है, मोर देन 70-80%, और फिर इवन वेंटिलेटर की स्टेज आ जाती है। लेकिन द बेस्ट टाइम इज़ कि जब आपको लगता है कि आपका जो फ्लू है वो प्रोलॉन्ग हो रहा है, देयर आर चांसेस कि वो निमोनिया की तरफ जाए। उनको पूरा साल फ्लू रहता है, हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, और उनकी जानिब से कहा जाए तो वो कहते हैं कि बस ये हमारा मसला है, ये हमारे साथ ही चलेगा, इसका हल कोई नहीं है। तो ऐसा मतलब ये कोई नॉर्मल बात है कि अगर आप पूरा साल फ्लू में रहते हैं? एट टाइम्स कुछ लोगों को होता है। एक इंटरेस्टिंग मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि मैं 3-4 साल जद्दा रहा हूँ, तो जद्दा वो एरिया है जहाँ पूरे दुनिया से पिलग्रिम्स आते हैं, वहाँ लैंड करते हैं और फिर आगे मक्का जाते हैं। तो वहाँ एक कॉमन ऑब्जर्वेशन थी कि वहाँ के लोगों को भी फ्लू रहता है पूरा साल, क्योंकि इतना क्रॉस कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन डिफरेंट सिविलाइजेशंस एंड कंट्रीज। बिल्कुल। तो इट डज़ हैपन कि कुछ लोगों को सारा साल रहता है, वो अपनी एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, और इसकी जो वैक्सीन वगैरह है वो भी है। अगर आप कहते हैं तो हम उस तरफ भी बताते हैं कि रेकमेंडेड ये है सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो बड़ों के लिए भी वैक्सीन है जी फ्लू की। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो यूएस की अथॉरिटी है वो रेकमेंड करती है कि फ्लू शॉट, जिसको आप फ्लू जैब कहते हैं, वो साल में आप 1 दफ़ा लगाएं। हर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग। पाकिस्तान में दस्तयाब है? जी, पाकिस्तान में दस्तयाब है, और नॉमिनल रेट्स पे है। अच्छा। कभी कभी शॉर्ट हो जाती है, लेकिन इसका आइडियल टाइम अक्टूबर होता है जो रेकमेंडेड है, बट इवन इफ दिसंबर इज देयर एंड जनवरी इज देयर तो आप ये ज़रूर लगाएं। बट कुछ लोगों की जानिब से, आई डोंट नो इट्स अ मिथ और ट्रू, कुछ लोगों की जानिब से ये भी कहा जाता है कि साल में 1 दफ़ा ज़रूर फ्लू होना चाहिए। जब आप हेल्दी रहते हैं और पता नहीं आपके अंदर का जो सारी बैक्टीरियाज हैं या गंद है वो निकल जाता है। जब आपको फ्लू शॉट लगता है, दिस डज नॉट मीन कि आपको फ्लू नहीं होगा। चांसेस आर कि आपको फ्लू होगा, लेकिन उसकी सेवेरिटी इतनी नहीं होगी कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। हमारे डॉक्टर साहब कॉलर हैं उमैर कसूर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर। वालेकुम अस्सलाम जी, बताएं। सर, ये मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था, मुझे तकरीबन 2 ईयर है ये फ्लू का मसला। 2 साल से? और हाँ जी, तो और ये मेरा जो ये मसला ये है कि मुझे फ्लू लग जाए तो वो जल्दी जाता नहीं है, और मुझे
खाना खाने के दौरान ये जोंगने की जो खुशबू वगैरह ये वो भी नहीं मुझे आती है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी एज क्या है? मेरी एज 31 है। तो आपके लिए रिकमेंडेड यही है कि जो फ्लू शॉट है, जिसको फ्लू जैब कहते हैं, हर साल आप उसको अक्टूबर में लगाएं। वैक्सीनेशन जी, वैक्सीनेशन जो है उसकी, और वो हर साल उसको कंटिन्यू रखें। और बुजुर्गों में ये होता है कि आप एक नमूनिया वैक्सीन भी होती है जो जिसका असर 5 साल तक रहता है। तो जो वल्नरेबल एज ग्रुप के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, या जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जिनको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है और जिगर की बीमारियां हैं, उनके लिए ये भी रिकमेंडेड है कि अदर देन फ्लू शॉट वो नमूनिया वैक्सीन भी लगाएं। नमूनिया वैक्सीन भी ये लगवाएं। कहीं से भी मिल जाती है? जी, ये 5 साल का कवर है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ऑन द हायर साइड है, लेकिन ये 5 साल का आपको बट cover हर देगा। साल बीमार होके उतने पैसे लगाने से बेहतर है जी, कि आप ये बिल्कुल, लगवा लें। हॉस्पिटलाइजेशन से तो बहुत बेहतर बहुत है। बेहतर बहुत बेहतर है। तो जरताज साहिबा, कोई हमारे पास ऑर्गेनिक भी है रास्ता बचने का? ऑर्गेनिक रास्ता तो यही है जो मैं आपको बता रही थी कि हम लोग अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें तो इंशाल्लाह। अच्छा, छोटे बच्चे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। जी, जी। तो जब वेदर चेंज होता है, हाँ जी, फ्लू का शिकार बहुत होते हैं, और उनका भी जब एक दफा ये बुखार वगैरह हो जाए तो उतरता ही नहीं है उनको। ऐसा ही है। तो उन बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, कैसी डाइट होनी चाहिए? उन बच्चों के लिए हमारे पास बॉयल एग्स आर द बेस्ट सोर्स, क्योंकि वो हम अगर हाफ बॉयल देते हैं तो उससे हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिल रहे हैं और आर्जिनिन भी मिल रहा है। अच्छा। जो हम इम्यूनिटी बूस्ट लाइट लेकिन कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा हाफ नहीं खाते। जी जी, तो हम मिड में जो करते हैं, मिड भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक तो है ना बिल्कुल एक तो लाइट लाइट सा होता है, लेकिन हम जो माइल्ड सा हो जाता है, जो ज्यादा ना स्लरी हो और ना ज्यादा इतना सॉलिड हो जाए, उसमें भी ये होता है, माइल्ड होता है, वो देना चाहिए हमें बच्चों को। बच्चे जो है हमारे वो यखनी तो पीते नहीं है, तो अगर वो सूप्स पीते हैं, जैसे आजकल हॉट एंड सॉल्ट सूप है, मैंने नोटिस किया कि छोटे बच्चे आजकल पीते हैं। वो फिश क्रैकर्स के साथ अगर ले लें, तो अगर वो जिस तरह से भी कंज्यूम कर लें तो उनको कोई फायदा तो होगा ना, क्योंकि हम उसके अंदर भी एग वाइट्स डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आर द बेस्ट, और जिसमें आलमंड्स है हमारे पास। और ये कि जब फ्लू और ये कफ और स्पेशली ये भी स्मॉग वाले सीजन में जिस तरह का ये ट्रेंड है, इसमें स्टीम लेना इज गुड। स्टीम लेना इज वेरी गुड, इससे ये होता है कि ब्रोंकोडाइलेटर है हमारे। स्टीम ना लें, नेबुलाइज करें। हम नेबुलाइज जो है अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं नेबुलाइज ना करें बच्चों को, क्योंकि वो एक ठंडी सिक्रीशंस है वो जा रही है। कुछ लोग कहते हैं स्टीम ना करें, तो वो एक कॉन्ट्राडिक्शन है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि इसमें से कौन सच है कौन झूठ है। सिक्रीशन देखें, नेबुलाइजर जो है हमारा अच्छा है, क्योंकि वो हमारी जितनी भी सिक्रीशन, जो भी म्यूकस जो हमारा वो रिजिड हो जाता है, वो नहीं जम जाता है, वो उसको पतला करके इन द फॉर्म ऑफ फ्लू निकाल देता है उसको। और स्टीम का भी सेम यही चीज होती है। जिस तरह मैंने नोटिस किया कि हम एरेनिक ले लें तो वो जमा देता है फ्लू को, और वो बड़ी बुरी हालत हो जाती है। और सबसे पहले रेकमेंड भी करते हैं सब, एरेनिक खा लो। आईज में इतनी पेन होती है, आईज के ऊपर। डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल है, जैसे बच्चे जो हैं उनको जब एक दफा रेशा हो जाता है, आजकल जो है बहुत ज्यादा उनकी चेस्ट जो है ना स्टक हो जाती है रेशे से, और उनकी आवाज भी नहीं निकलती, और सांस लेते हैं तो उससे भी आवाज आती है, और जब खांसी करते हैं तो बाकायदा बहुत भारी आवाज होती है। तो उसमें बच्चों के लिए जो है नेबुलाइज करने का कहा जाता है, आप नेबुलाइज करें, और उसके बाद कहा जाता है कि इनको वॉमिट करवाएं, क्योंकि इनका जो रेशा है वॉमिट के जरिए निकलेगा। तो देखिए, बच्चे क्यों वल्नरेबल होते हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारे रेस्पिरेटरी पैसेजेस में सीलिया होते हैं। अच्छा, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के हेयर होते हैं जो हमारी म्यूकस सिक्रीशंस को, उसकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। इस सीजन में, स्मॉग सीजन में, वो सीलिया पैरालाइज हो जाती है। ठीक है, तो वो जो फैसिलिटेट करते हैं म्यूकस और सिक्रीशंस, वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है बच्चों में। एज आई सेड कि एक तो आप ह्यूमिडिटी रखें 70%, चाहे वो स्टीम की सूरत में, ड्राइनेस ना हो। जब ड्राइनेस हो जाती है लंग पैसेजेस में, एयर पैसेजेस में, तो उसकी वजह से सिक्रीशंस ड्राई हो जाती है। यहीं से जवाब लूंगी। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आरिफ। आरिफ, कैसे हैं आप? बताएं क्या सवाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मेरा सवाल ये है कि मेरी छाती में ज्यादातर बगलम रहता है, और मैं बुखार मुझे नहीं है तकरीबन 5 साल से। 5 साल से बुखार है? नहीं हुआ बुखार, नहीं हो रहा मुझे। अच्छा। छाती में अक्सर बगलम रहता है। देखिए, क्या कितने अरसे से है ये आपको बलगम और ये छाती का मसला? ये तकरीबन 1.5 साल हो गया है। देखें, अगर तो ये क्रॉनिक परसिस्ट कर रहा है तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि किस शहर में रहते हैं आप? मैं सर राजनपुर से। राजनपुर में? जी सर। ठीक है जी, वो आपका जो राजनपुर का हॉस्पिटल है, मैं गया हूँ, काफ़ी डेवलप्ड है, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। आप वहाँ जाएं और किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाएं, ताकि वो आपका एक्सरे चेस्ट करे और आपको प्रॉपर गाइडेंस दे। आई थिंक अगर आपको 1.5 साल से ये सिम्टम्स हैं तो इट्स हाई टाइम कि आप एक कंसल्टेंट चेस्ट स्पेशलिस्ट को वहाँ जाके तहसील हेडक्वार्टर में ज़रूर दिखाएं।
खुद खत्म हो जाती है, ठीक हो जाता है, फिर कुछ अर्से बाद 1-2 महीने बाद खुद ब खुद से दोबारा शुरू हो जाता है। यही वजह है कि प्रोलॉन्ग चलें, कर रहा है, ठीक तो आप कंसल्टेंट ओपिनियन लें चेस्ट स्पेशलिस्ट। ठीक है, आपको जवाब दे दिए डॉक्टर साहब ने, आप जाएं चेक करवाएं। डॉक्टर साहब अपना मेरा एक एक्सरे सवाल है, करवाएं। आप कह रहे थे ह्यूमिडिटी मेंटेन बच्चों वाला भी बताएं। हाँ वो वाला जी, भी बच्चों वाला भी, और दूसरा 70% हम कैसे मेजर करेंगे कि 70% हो गई है ह्यूमिडिटी? देखिए ह्यूमिडिफायर है तब तो पता चल जाएगा, अगर नहीं है तो आप वही प्रिकॉशन रखें कि केटल ऑन रखें या पानी को एवेपोरेट होने दें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एयर प्योरीफायर भी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि जो स्मोक पार्टिकल्स जो अंदर आ जाते हैं घर के अंदर, ये उनको प्योरीफाई करता है। तो एयर प्योरीफायर जो है वो लेकर रखें जी, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। तो और बच्चों का बस लास्ट पे बता दें कि लेकिन बच्चों का यही है कि आप पहले तो प्रिकॉशंस रखें, लेकिन अगर उनको सिम्टम्स आ रहे हैं और उनको फीवर 3rd 4th डे तक डेवलप हो रहा है तो यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। दिस इज द की पॉइंट। होता है माँ बाप खुद से एंटीबायोटिक दे देते हैं, एंटीबायोटिक तो खुद से आपने स्टार्ट ही नहीं करनी। हाँ जी, हमारे मुल्क में एंटीबायोटिक फार्मेसी से मिल जाती है, बाहर के मुल्क में अदर देन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक तो मिलती नहीं। इट्स नॉट एन ओवर द काउंटर ड्रग। ओवर द काउंटर ड्रग में पैनाडोल आ जाता है, कुछ कफ सिरप आ जाते हैं। एंटीबायोटिक इज टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर असफर साहब, एंड ज़ताश, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया सुनो पाकिस्तान को। यहाँ पर हम ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस। तो सुनो, हमारी जान है पाकिस्तान। और अब हम बात करेंगे बागों के शहर लाहौर की, और वहाँ पर एक बाग है शालामार बाग। तो आइए सैर करते हैं जी शालामार बाग की। शालामार बाग का शुमार दुनिया के अजीमुल शान बागों में होता है। 1637 में मुगल बादशाह शाहजहां के हुक्म से दरियाए रावी से एक नहर निकालकर लाहौर के पास से गुजारी गई, जिसके किनारे 80 एकड़ जमीन पर एक वसीओ अरीज और बहुत खूबसूरत बाग तामीर किया गया, जिसमें बारादरी, शाही गुस्ल खाने, फवारे और फलदार दरख्त लगाए गए। शालामार बाग 3 तख्तों पर मुश्तमिल है, जो एक दूसरे से 12 से 13 फीट की बुलंदी पर वाक़े हैं। बाग में एक दिलकश तालाब भी बना हुआ है, जिसमें बहुत सारे फवारे लगे हुए हैं। यहाँ संगे मरमर की 5 खूबसूरत 12 दरियाँ बनाई गई हैं। यहाँ संगे मरमर की एक आबशार भी बनी हुई है। इस बाग में 3 हिस्सों पर मुश्तमिल एक हौज है, जिसमें संगे मरमर के कई ताकचे चिराग रखने के लिए बनवाए गए थे। जब यहाँ चिराग जलाए जाते थे तो हौज में गिरने वाला पानी बारिश का समा पैदा करता। बाग के एक हिस्से में संगे मरमर का एक बहुत ही खुशनुमा तख्त है, जिस पर बैठकर शाहजहां अपना दरबार लगाया करता था। ये बाग मुगल बादशाहों की अजमत की मुंह बोलती तस्वीर है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को की तरफ से शालामार बाग को आलमी सकाफती विरसा करार दिया जा चुका है। तो ये है जनाब शालामार बाग और मुगलिया फ़न तामीर का ये शानदार शाहकार है, जिसको आपने देखा। खूबसूरती की इंतहा है जब आप वहाँ पर जाते हैं। और अगर आप लाहौर में हैं तो शालामार बाग ज़रूर जाएं, और अगर लाहौर के बाहर किसी और शहर में हैं तो लाहौर तशरीफ़ लाएं और शालामार बाग की सैर करें। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे और शहरबानों को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात
यकीन के साथ।